मैंने आपको एक वीडियो देखा था फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर कंट्रोवर्सी जो आप हुई है। फ्लाइंग बीस्ट जिन्होंने घी का काम शुरू किया है, हमने उनसे पूछा था कि आपके क्या सवाल हैं, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है। आजकल एक ऐसी गाय भी आ गई ना, वो छोटी छोटी बिल्कुल जो डॉग के साइज की हैं। हाँ भाई, क्योंकि किसी ने कह दिया आपको घर में गाय रखनी चाहिए, बड़ी गाय कोई रखेगा नहीं तो ब्रीडेड हैं क्या? हाँ ऑफ कोर्स। वो तो बोलते हैं वीडियोस में कि नहीं ब्रीड नहीं है, नेचुरल ऐसा कुछ है। कि आप धार्मिक हो, हिंदुइज्म में भी बलि चढ़ाई जाती है। गलत है। खरीदा तुमने, काटा तुमने, खाया तुमने और नाम भगवान का लगा दिए। आपको डार्क मीम्स के बारे में पता है कि हमने इसकी रील बनाई और उसके बाद उसमें डाल दी ना, तो नीचे से लोग क्या बोलेंगे, मैंने हाथ में चिकन पकड़ा है और ये रील देख रहा हूँ। बीइंग वेरी काइंड ऑफ डैंक इन देयर पर्सपेक्टिव। आप दूध की ऐड देखोगे क्योंकि एक लॉबी है, एक इंडस्ट्री है। अंडे की ऐड देखोगे, मीट की ऐड देखोगे, इनकी इंडस्ट्री है। आप कभी ब्रोकली की या तिल की इनकी ऐड नहीं देखोगे, कोई तिल की इंडस्ट्री नहीं है। दूध उस समय सही था जब हमें कंप्लीट मील नहीं मिलती। किसान ने खेत में जाना है, मील नहीं है, टाइम नहीं है, फटाफट कौन सुबह खाना बनाया, दूध का गिलास पिया, चला गया, दैट मेड सेंस। अब जैसे जैसे हमारे देश में आर्थिक समृद्धि हुई है, हम तो कंप्लीट मील्स ले रहे हैं, स्टिल हम दूध ले रहे हैं, हम अपनी हेल्थ का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब एक ऐसा देश जिसमें बचपन से ही अपने बच्चों को ये बताया जाता है कि दूध पियो, उसके बाद स्कूल जाओ। यू बीइंग एन एक्टिविस्ट, वो इस दूध के कंजम्पशन को कैसे कम करना चाहेंगे? आप जो काम कर रहे हो ना, उसमें मुझे मेरे हिसाब से अगर मैं कर रहा होता, क्योंकि मेरे को आसपास सिर्फ सफरिंग दिख रही है, मुझे नहीं पता कि आपका क्या टेक होता है अपने आसपास की इतनी ज़्यादा चीज़ों को देखकर आपके अंदर की क्या भावना निकल कर आती है। लेकिन मैं सच्ची ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको कभी भी हमेशा देखा है ना, तो किसी गाय के साथ कुछ ऐसा हो गया, किसी और पशु के साथ कुछ ऐसा हो गया, तो आप तो चलो अपने आप को संभाल लेते हैं। पहले संभाल पाते थे जब शुरू किया था? नहीं यार, ऑफ कोर्स देखो, कोई भी चीज़ विद प्रैक्टिस ही होती है। तो जो मुझे समझ में आ गया, ये काम आप शुरू करते हो, यू हैव अ ब्लीडिंग हार्ट, पर इस काम को आपको कंटिन्यू करना है तो वो आपको काट के अलग रखना पड़ता है। आपको कोल्ड रैशनल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। भाई जैसे आपका मान लो सर्जन है, आप नहीं चाहोगे ना वो भावुक हो जाए आपकी हालत देख के, आप चाहोगे कि उसका हाथ स्टेडी रहे। तो अपन लोगों को भी ऐसे ही काम करना पड़ता है। तो फिर भी लेकिन मैं कहूँगा कि एक बेबसी बहुत हम महसूस करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो 95% सवाल मेरे सामने आते हैं, मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं होता। ये बैल हो गया, ठीक जी, 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, क्या करोगे इसका? भाई वापस सड़क पे छोड़ेंगे जहाँ से लेके आए थे। पपीज़ हैं, ये सड़क पे मिले, हमें 14 पपीज़ मिले, आप रख लो। भाई मैं तो हॉस्पिटल हूँ, मैं बीमार को रखता हूँ, वो मर जाएंगे, क्या करें? मेरे पास जवाब नहीं है। वो बेबसी तंग करती है, नॉट हैविंग आंसर्स। अपनी टीम को कैसे संभालते हो फिर? क्योंकि अगर मैं आपकी टीम में हूँ तो डेफिनेटली मुझे तो ऐसा होगा कि अरे हम इनको क्यों नहीं रख सकते, हम इनको क्यों नहीं रख सकते, और उस दुख को झेलना। इसका आंसर है मेरे पास। तो क्या होता है कि हम चीज़ें सेपरेट आउट कर देते हैं। जैसे मसलन जो व्यक्ति फ़ोन उठाता है, जिसको कॉल आ रही है कि भाई ये गंदा केस है, अब क्या है कि मान लो मैं ही वो उठा रहा हूँ फ़ोन, तो मैं तो कहूँगा ले आओ, मेरे पास 50 की जगह मैं 100 भर लूँगा, लेकिन फ़ोन कोई और उठाएगा और उसके ऊपर पॉलिसी है, तो वो कहीं पे वो गिल्ट नहीं फील करेगा। भाई वो क्या करे, उसको तो बॉस ने पॉलिसी दे रखी है, ठीक है, और बॉस इसलिए बुरा नहीं फील करेगा कि उस तक बात पहुंचेगी नहीं, क्योंकि उसने पॉलिसी बना के दे रखी है। तो इस तरह हम सिस्टम से काम करते हैं तो हम सस्टेनेबली कर पाते हैं। तो जो ग्राउंड लेवल के हैं उनको तो फिर काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ता होगा, क्योंकि वो तो अपने सामने सफरिंग देख रहे हैं ना। हाँ देख रहे हैं ऑफ कोर्स, पर क्योंकि डिसीजन मेकिंग अलग अलग पार्ट्स में हो रही है। जैसे शायद प्रोटोकॉल्स बना लिए हैं, प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं ना, लाइक ऐसे जिसने फ़ोन उठाया और उसको केस मना करना पड़ रहा है, उसको बुरा लगेगा, पर कहीं पे वो कहेगा ना भाई मेरी मजबूरी है, मैं मना नहीं कर रहा, वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा ना मना करने की। इस तरह हो गया है ना। और रेस्क्यू टीम फिर वहाँ पे गई नहीं। अब कोई केस है जिसे यूथनाइज करना पड़ रहा है, और वो भी खासकर जब आपने खूब मेहनत करी है उस पर, अब वो डिसीजन जो है वो डॉक्टर ले रहा है, रेस्क्यू टीम नहीं ले रही। भाई जिसने सारा दिन उस पशु के साथ टाइम स्पेंड किया, उसकी एनरिचमेंट करी, उसका हाथ पकड़ के बैठे, प्यार किया, अब पता लग रहा है ये बच नहीं सकता, ये दर्द में रहेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अब वो फैसला उनको लेना पड़े तो बड़ी मुश्किल है, पर वो फैसला डेफर हो गया, डॉक्टर ले रहा है। तो जब इस तरह चीज़ें थोड़ी मैनेज होती हैं, पर अगेन कोई भी चीज़ बाइनरी नहीं होती कि हाँ भाई अब कोई कुछ बुरा फील ही नहीं करता, आप उसको थोड़ा कम कर देते हो, है ना, थोड़ा कुशन कर देते हो। मेक सेंस। और
मेरे को एक और बात पूछनी है आपसे रॉबिन जी कि आपने शुरू किया है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर मतलब 15 में, हाँ मतलब 9 साल हो गए हैं आपको, कह सकते हैं 2024 चल रहा हाँ जी। है ना। सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना उसको कि सबसे ज़्यादा बेकार केस अगर आपके सामने आया हो कोई, तो वो क्या था? और उस टाइम पे बीइंग रॉबिन की प्रतिक्रिया क्या थी? मतलब आप, मैं ये जानना चाहता हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग। चलो ठीक है, आप अपने आप को जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग कर लो, लेकिन कोई चीज़ ऐसी देख ले तो ना आप, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी ऑब्वियसली हम लोग इंसानों को देखते हैं कटता हुआ, ऐसा कुछ। किसी जानवर को देखना जो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है, उसको देख के फिर बट बट वॉज दैट सिचुएशन जब आप अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे थे? यार थोड़ा मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि हज़ारों केस आ चुके हैं और उसमें से बहुत 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 गंदे केस हैं, तो कोई एक चुनना है ना जिसने मुझे हिला दिया हो, स्पेशली मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, क्योंकि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। जो हो गया ख़त्म हो गया, उस बारे में कुछ कर नहीं सकता, मैं ब्लॉक कर देता हूँ चीज़ें। मैं आपको ये बता सकता हूँ जो अभी हाल ही में हमारे गंदे केस है, भाई एक बैल है उस पर किसी ने एसिड फेंक दिया, एक बैल है उस पर किसी ने उबलता तेल फेंक दिया। क्यों जी? वो खेत में जाता है। कलयुग वाला जो आपके हाँ, हाँ। कलयुग 3 हमारे पास थे बैल, जिसमें से कलयुग है भवरा की अभी डेथ हो गई इतने समय इलाज करने के बाद, लेकिन वो वीक होता जा रहा था, वो नहीं बचा, और एक ठीक होके रिलीज हो गया। तो ये केस है। आप सोचते हो कि यार मतलब, मैं फिर अगेन वो बेबसी वाली बात आती है कि यार लोग 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 समझ नहीं रहे। क्योंकि अब भाई देखो, किसान है, उसको अपना खेत बचाना ही है। फिर जो डेयरी वाला है वो पैसे के लिए डेयरी कर रहा है, वो बैल का क्या करेगा? वो भी छोड़ेगा ही। कंज्यूमर का क्या है कि उसको डॉक्टरों ने पट्टी पढ़ा रखी है पुराने ज़माने की, भाई दूध नहीं पिएगा कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, तो उसको भी दूध चाहिए। तो आपको समझ नहीं आता आप किसको क्या बोलो। तो यहाँ पे आपको लगता है, पर मैं ये नहीं फील करता, मतलब अगेन वही पुरानी जो मेमोरी, जो पुराना मैंने महसूस किया होगा, मेरे पास आई डोंट हैव मतलब एक्सेस टू दैट इमोशन। फिलहाल मैं चीज़ें समझता हूँ। देखो, चीज़ें कोई भी चीज़ होती है ना, उसका रीज़न तो रहा ही होता है। उस चीज़ से आप बेशक अग्री ना करो, बट यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड इट, चाहे वो जितनी भी घटिया बॉदर करने वाली चीज़ हो, यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो मैं समझ जाता हूँ, मुझे गुस्सा नहीं चढ़ता उस पर। पहले चढ़ता था? हाँ, पहले तो बहुत चढ़ता था। कभी कुछ ऐसा किया है आपने कि मतलब गुस्सा आया, क्या यार क्यों कर रहा है ऐसा भाई तू? किया है, सिचुएशन खराब ही करी है उसमें मैंने। अच्छा, है ना। वो तो मैच्योरिटी के साथ ऑब्वियसली चीज़ें बदल गई होंगी। हाँ, मैच्योरिटी, क्योंकि आप समझ जाते हो ना भी आपका गुस्सा करना, आपने तो भाई अपना गुस्सा दिखा दिया है क्या कर रहा है, और आपने सिचुएशन वर्स कर दी। आप तो चले जाओगे, उसने पशु को 2 डंडे और मारने हैं, है ना। तो गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं है, आप वो रिएक्ट कर रहे हो। गुस्सा दिखाना अलग बात है, कहीं पे आपको पता है कि मेरा गुस्सा दिखा के बात बन जाएगी, वो एक सेपरेट इशू है। पर खुद आप गुस्से में आ गए तो यू हैव लॉस्ट ऑलरेडी। मेक सेंस। भगवान पे विश्वास करते हो? अरे वहीं से तो गाड़ी चली है मेरी। और खासकर एक बंदा एक बंदा जो पायरेटेड सीडी बेचता था, फिर वो एक गलत ईमेल से अमेरिका पहुंच जाए। वो बहुत इंटरेस्टिंग और फिर उसके बाद लाइफ वापस उसको वहां पे ले आए जहाँ पे वो लाइफ में अच्छे रास्ते पे आ जाए। तो आई मीन भगवान तो है ही है। हम आएंगे आपकी उस पूरी कहानी पे आएंगे। वो तो एक प्रॉपर एक बोलते हैं ना, फिल्म का एपिसोड बना लो आप, उसको फिल्म बना लो उसकी पूरी की पूरी। आपने बोला भगवान पे आप विश्वास करते हो, ठीक है। आप ये मानते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? देखो अगेन मैं ये मानता हूँ एवरीथिंग इज हाफ ट्रूथ। तो दो कॉन्टेक्स्ट में मैं काम करता हूँ। सॉरी, मेरे पास छोटा सा आंसर नहीं है इसका। अरे आप जितना मर्जी बोलो। 2 कॉन्टेक्स्ट में मैं काम करता हूँ। देखो, जब एक चीज़ मेरे हाथ में, अभी एक मान लो एक वीडियो जाना है, शाम को 6 बजे जाना है, मैं अपनी जान लड़ा दूंगा उसमें कि यार ये परफेक्ट होना चाहिए, इसको एडिट हम सही से करेंगे, इस पर फुटेज सही से आनी चाहिए, ये ऑडियो ठीक करो, हर चीज़ अपने हिसाब से। मैं ये नहीं कि सबको भगवान पे नहीं छोड़ दूंगा। पर द मोमेंट इट इज़ आउट ऑफ आवर हैंड्स, वीडियो हो गया पब्लिश, अब उसमें कोई गलती हो गई, वीडियो नहीं चला, पिट गया बुरी तरह, वो अपने हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में। तो तब मैं ब्रॉड स्ट्रोक्स में चला जाता हूँ कि वट एवर हैपन्स फॉर द बेस्ट, इस तरह। तो मतलब मानते हो, बोलना चाहे इसको सही, ये स्टेटमेंट सही होगी कि आप देखो, इट्स अ वे ऑफ फ्रेमिंग थिंग्स। आफ्टर
आपका उन पे कंट्रोल नहीं है ना। अब देखो मेरे सामने एक कुत्ता पड़ा है, मैं जा रहा हूँ, वो उसको चोट लगी हुई है, मैं ये नहीं कहूँगा जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा इसको चोट लगी हुई है, नहीं, मैं जो कर सकता हूँ उसके लिए करूँगा। अब मान लो वहाँ पे 20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं मुझे करने देते, हमारा कुत्ता है, तू भाग यहाँ से, कुछ नहीं करने देते। अब मैं क्या करूँगा? अब मुझे उस सिचुएशन से डील करना है, मैं उस बारे में कुछ कर नहीं सकता, तब मैं सोचूंगा इसमें कोई भलाई रही होगी, ऐसा है ना। तो आई कीप स्विचिंग बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो ही मैं कहता हूँ हर चीज़ अर्ध सत्य है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिवली तो कुछ नहीं कह पाएंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव, जो एक ऑब्जेक्टिव चीज़ मैं मानता हूँ वो है कि भाई फिजिकल सफरिंग इज ऑब्जेक्टिवली बैड, हर कोई उसको अवॉइड करता है, इसलिए फिजिकल पेन इज ऑब्जेक्टिवली बैड। ये मेरा ज़िंदगी में जैसे एक ब्लैक कह दो, उसको, उस दर्द को ख़त्म करना एक मेरा वाइट है, उसके बीच में सब ग्रे है। मैंने ना अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले एक एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका पॉडकास्ट किया था, उनके साथ, एस्ट्रोलॉजर हैं उनके साथ पॉडकास्ट किया था। उनके साथ बात करते करते और उसके बाद उन्होंने मेरे एक बार कहा भी था कि अक्षित, आप अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखो ना चीज़ें, तो काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को लाचार समझोगे, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करते हैं। आप, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उस पर विश्वास करो नहीं करो, लेकिन जो उनका पॉइंट था मैं आपके सामने वो रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट आपको समझा दूंगा मैं क्या था, क्यों बोल रहा हूँ मैं ये सब। तो उस मोमेंट में ना मेरे दिमाग में ये आया था कि हम कितने लाइक इंसान कितना लाचार है, लाइक अगर, क्योंकि अगर उनकी स्टडी सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि है, लेकिन अगर है, और मैं विश्वास करता हूँ थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी में, तो हम एक इंसान के पास या फिर किसी भी जानवर, किसी पशु के पास कुछ अपने बैड कर्मास जो अपने पुराने उसमें लेकर आ रहा है, उससे लेकर आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा गलत होगा ये बोलना जो मैं बोलने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बोल रहा हूँ, अगर किसी जानवर के साथ कुछ गलत हो रहा है, मान लो किसी इंसान, आप अगर कलयुग वाला एग्जांपल लेते हो, तो उस मोमेंट में आपको लगता है कि वो शायद कलयुग का जो आपका जो वो बैल है उसकी एक डेस्टिनी थी कि उसके साथ कुछ ऐसा होना है? यार पता है, ये चीज़ें मैंने सोची हैं, मेरे पास लाइक मैं कहूँ कि क्रिस्टल क्लियर मेरी नहीं है इस बारे में थॉट प्रोसेस। जो कर्म वाली थ्योरी है ना, मैं उसको लिटरली नहीं लेता हूँ, ओके, है ना। तो मुझे लगता है कि कहीं पे वो कर्म वाली थ्योरी हमारे को गाइड करने के लिए है। हम अनजान, हम अनअवेयर होते हैं, हम नदी के इस कोने पे खड़े हैं जहाँ पे इग्नोरेंस है, अनअवेयरनेस है, हम इतना अच्छा काम नहीं कर रहे, पर हम अपनी लाइफ को वी पुल इट टुगेदर, हम अच्छा काम करें, वो दूसरा शोर है। और वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो कर्म वाली थ्योरी है। अब उसके बाद तो एक नाव की तरह है, तो हम उस इधर से उधर पहुँच गए, अच्छा काम हमने करना शुरू कर दिया। अब मैं वो कर्म की थ्योरी अपने कंधे पे ढो के घूमूं तो वो तो फालतू का बोझा है ना। मेक सेंस। तो मुझे लगता है चीज़ें बहुत हद तक डिटर्मिंड होती हैं। ऑफ कोर्स एक फिजिकल यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, तो देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट, पर मुझे लगता है कहीं पे कॉन्शियसनेस, खासकर ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक फैक्टर है जो चीज़ें बड़े स्तर पे बदल सकती है। तो वो अपने हाथ में है और मैं उसी फैक्टर पे फोकस्ड रहता हूँ, दाएं बाएं में सोचता ही नहीं। जिसका भी आंसर आएगा ना यार, माइट भी ऐसा है, माइट भी ऐसा है, तो मैं उस बारे में सोचता नहीं। ठीक है, मेक सेंस। यूटिलिटेरियन हूँ मैं काफ़ी। ठीक है, मेक सेंस। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि कलयुग क्या कहानी है जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कि एक बैल है ना, हाँ, तो एक बैल है, उनके ऊपर किसी फार्मर ने एसिड फेंक दिया था, तो उनका नाम इन्होंने कलयुग रखा हुआ है। ठीक है, अगला मैं आपका, मेरे को ना थॉट प्रोसेस जब भी मैं आपके बारे में पढ़ा है और अभी बात करते करते आ रहा है, तो मेरे दिमाग में बस एक चीज़ कॉन्स्टेंटली घूम रही है कि आप अपने को क्या कहते हो? आप पहले ये बताओ। अपने को क्या कहता हूँ, लाइक हु इज़ रॉबिन? रॉबिन क्या है, कौन है? वे यार मैंने सोचा नहीं रॉबिन क्या है, मतलब अगर देखो मैं अभी तो अपने आप को मोस्टली अपने फंक्शन से डिफाइन करता हूँ, क्योंकि हमारे ना मैंने एक फ़िलासफ़ी में पढ़ा था, ग्रीक फ़िलासफ़ी ही है, तो उसमें बोला था कि आप अपने काम को हटा दो, आप कहाँ रहते हो उसको हटा दो, आप किस जनरेशन से आ रहे हो उसको हटा दो, और अब आप कौन हो, अब आप वो बताओ। यार देखो, हम में से हर कोई
इंक्लूडिंग मी एक फोर्स ऑफ नेचर है ना, क्योंकि यू आर कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन थिंग्स, करेक्ट, चाहे अनचाहे आप चीज़ों पे एक्ट कर रहे हो ना, आप चल रहे हो, आप खा रहे हो, तो मैं कहूँगा मैं वो फोर्स हूँ विच इज़ ट्राइंग टू डू मोर पॉजिटिव देन नेगेटिव। आप एक साइड तो चुनते हो, जब हम धक्के से जी रहे होते हैं हम नहीं चुनते और हम नेगेटिव ही कर रहे होते हैं। तो जब से मैंने डेलिबरेटली जीना शुरू किया, जो कि 2012 अगस्त से, तब से आई एम अ फोर्स दैट इज ट्राइंग टू बी ऑन द साइड ऑफ साइड ऑफ पॉजिटिव, ऐसा कह सकते हैं। मैं इसलिए मैं बोलने वाला था कि आप ना मेरे को रादर देन व्हाट यू डू, मेरे को आप ज़्यादा फिलोसोफर लगते हो, कि मतलब क्योंकि आपकी शायद मैंने एक वीडियो देखी थी या फिर कुछ ऐसा था जिसमें कोई ना कोई आपका कंटेंट पीस था जिसमें आप कह रहे थे कि अच्छा इंसान की डेफिनेशन ढूंढ रहा था मैं। हाँ है ना, कि अच्छा इंसान कौन है। तो मैं वही पूछना चाहूँगा कि आपके लिए रॉबिन जी अच्छा इंसान कौन है। मैं आपको मैक्लोडगंज में आप जाते रहते हो और आप पूछते रहते हो तो इस बार आप मेरे हत्थे चढ़े हो तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रॉबिन आप बताओ अच्छा इंसान कौन है। मेरे हिसाब से जो व्यक्ति इसलिए जी रहा है कि भाई मुझे दुनिया में सफरिंग, खासकर फिजिकल अनवांटेड फिजिकल पेन कम करना है, और जिस तरह वो जी रहा है वो इस तरह जिए कि उसका खुद का सफरिंग फुटप्रिंट कम से कम हो, वो एक अच्छा व्यक्ति है। तो रॉबिन मैंने आपसे यही पूछा था कि अच्छे इंसान की परिभाषा, तो अच्छे इंसान की परिभाषा में आपने बोला, आप बोल दो एक बार अगर आप बोलना चाहो तो। देखो पहले तो जब मैं अच्छे की परिभाषा ढूंढ रहा था ना, तो पहले तो मुझे बुरे की परिभाषा मिली, बुरा ऐसा जो सबके लिए बुरा हो, कि भाई केचुआ, कुत्ता, गाय, इंसान, हर किसी के लिए बुरा, और वो मुझे मिला फिजिकल पेन अक्रॉस जेंडर, अक्रॉस स्पीसीज, अक्रॉस कल्चर, अक्रॉस नेशनैलिटीज, हर कोई फिजिकल पेन अवॉइड करता है। केचुए को पिन चुबाओगे वो भी पीछे होगा, गाय भी, इंसान भी। तो मैंने कहा कि भैया अगर वो इंसान जो ये बुरा ना करे, ये तो बेसिक हो गया ना कि बुरा नहीं करना, अपने जीते हुए बुरा नहीं करना, और इसलिए जिए कि अच्छा करना है, यानी कि फिजिकल पेन अगर कॉज करना बुरा है तो फिजिकल पेन किसी का ख़त्म करना, जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता उसकी मदद करना, वो अच्छा है। तो एक इंसान जो इसलिए जिए कि दूसरों का दर्द कम करना है, और इस तरह जिए कि वो खुद कम से कम दर्द कॉज करे, अपना सफरिंग फुटप्रिंट उसका मिनिमल हो, वो इस बारे में कॉन्शियस हो, मेरे हिसाब से वो एक अच्छा इंसान है। अगेन ये शॉर्टकट है, एक अच्छा इंसान डजंट मीन कि वो हर मोमेंट में अच्छा है। जो व्यक्ति के ज़्यादा मोमेंट्स अच्छे वाले हैं, उसका प्रयास अच्छा होने का है, वो एक अच्छा इंसान है, और हर कोई हम में से अलग उस जर्नी पे अलग अलग पड़ाव पे है। करेक्ट, आपने पड़ाव शब्द यूज़ कर लिया, मैं इसी में आने वाला था कि अच्छे इंसान की जो एक लाइन है ना, आप समझ लो कि एक लीनियर लाइन चली हुई है, ठीक है, और आप कह रहे हो कि ये 0 पॉइंट है, यहाँ पे पॉजिटिव वाले आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में अच्छे इंसान की परिभाषा इस साइड जा रही है, हाँ, नेगेटिव साइड पे आपके लिए इस साइड जा रही है, ठीक है। कम अच्छा इंसान बोलना चाहूँगा मैं, बुरा तो नहीं बोलना चाहूँगा, पर कम अच्छा इंसान वो हुआ जो, चलो काफ़ी ज़्यादा कम अच्छा इंसान वो हुआ जो आपके इस कहानी के अनुसार एक नॉनवेज खाता है या फिर सफरिंग करता है, या फिर क्या आप कहना चाहोगे आप उसको? कोई पशुओं को टॉर्चर करता है, बलात्कारी ले लो आप, चलो कोई सारी दुनिया मानेगी कि वो बुरा है, उसमें तो कहीं आप कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते ना। करेक्ट है ना, करेक्ट, वो तो सबसे कि मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो एक बलात्कारी आपने ले लिया 0, ठीक है। एक्सट्रीम पे आप ले लो महात्मा बुद्ध। करेक्ट, महात्मा बुद्ध जा रहे हैं, हम यहीं पे जाने वाले थे कि तो फिर ऐसे 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 करके एक लीनियर लाइन बन रही है। आप अपने आप को अच्छा इंसान समझोगे? हाँ कहूँगा मैं कि, और उसके पीछे का कारण ये होगा शायद कि आप वीगनिज्म को फॉलो करते हो, आपकी वजह से किसी पशु पक्षी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। देखो बहुतों को हो रही है। वीगनिज्म से सिर्फ ये होता है कि जो मैं सफरिंग कॉज कर रहा हूँ वो कम हो गई। आपने बिग टिकट आइटम्स हटा दी कि भाई मांस, अंडा, दूध हटा दिया, आपने मेजर सफरिंग हटा दी। अभी भी मैं चलता हूँ, खेत में ही चलूंगा, केचुए मरते हैं, घोंगे मरते हैं, है ना, आपको पता ही, अभी जैसे बारिशों का मौसम है, एक्सीडेंटली हम बड़ी सारी सफरिंग कॉज करते हैं। मैं जॉय राइड्स कम लेता हूँ, पर जब भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ और बिना बात के चला रहा हूँ, अपने मजे के लिए अगर चला रहा हूँ, उसके नीचे जो भी आके मर रहा है, सफरिंग तो मैं कॉज कर ही रहा हूँ। हाँ, तो वीगनिज्म मेक्स यू डिसेंट। वीगनिज्म की वजह से मैं अच्छा नहीं हूँ,
पर बिकॉज मैं अपनी ज़िंदगी सिर्फ इसीलिए जीना चाहता हूँ कि मैं दूसरे की सफरिंग कम करूँ, बियॉन्ड दैट मेरा जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं खुद को एक अच्छा इंसान मानूंगा। और कोई इंसान जो वीगन है, आप उसको कहना चाहोगे? चलो आप नहीं, पर मान लो कोई ए इंसान है वो वीगन है, वो अच्छा इंसान होगा? यार डिपेंड करता है वो किस लिए जी रहा है। अब ये तो बहुत ना वो वाला सब्जेक्टिव है हो कि गया। बड़ा एलिटिस्ट सा साउंड करेगा, पर मुझे लगता है कि क्योंकि हम जब जीते हैं, बेसिक जी रहे हैं, हम सफरिंग कॉज कर रहे हैं, हम शुरू ही डेफिशिट से हो रहे हैं, तो अनलेस अपन लोग इंटेंशनली डिलिबरेटली इसलिए जिए कि हम दुनिया में दर्द कम करें, हम अगर पर्पस के लिए नहीं जी रहे तो अच्छे तो अपन नहीं ही हुए। मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है आपने वैसे, पर मेरा क्वेश्चन क्या था मैं कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आप इसको समराइज़ भी कर लो। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आने वाला था कि आप जैन फिलोसफी को देखो तो फिर जितने भी दिगंबर्स होते हैं उन्होंने ना अपने मुंह के ऊपर भी मास्क लगाया होता है कि भाई मेरे सांस लेने की वजह से भी कोई कीड़ा या फिर कोई भी ऐसी लाइफ, कोई जीव मर ना जाए। तो मेरा बीइंग अ पर्सन हु इज़ इन द पाथ ऑफ दिस, मैं नॉनवेज खाता था पहले और मैंने भी छोड़ दिया है, मतलब 2 साल हो गए हैं मेरे को। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वो एंड पॉइंट कहाँ है, मतलब मैं अपने आप को कब अच्छा इंसान कहना शुरू कर सकता हूँ कि क्या मेरे को भी अपने मुंह के ऊपर मास्क रखना पड़ेगा अपने आप को एक उस स्टेट पे लेके जाने के लिए कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी वजह से कोई और जीव या फिर और कोई जंतु सफ़र नहीं कर रहा है? आई डोंट थिंक कि आपको कोई इसमें एल्गोरिथमिक आंसर मिल सकता है कि आपने कुछ नंबर्स डाले और आपको आ गया रिजल्ट कि अच्छा या नहीं। कहीं पे थोड़ा सा ये फजी है, पर आपको देखना पड़ेगा कि देखो आपके पास लिमिटेड टाइम है। आप अपनी लाइफ को जितना मैं कहूँगा इस तरह का करते जाओगे कि भाई रात को घर से बाहर नहीं निकलना, कीड़े ज़्यादा मरेंगे, है ना, ये नहीं खाना, आप हर जगह एक थोड़ी टाइम इन्वेस्टमेंट करते जाओगे। एक पॉइंट पे ये हो सकता है कि आप बस इस तरह जी रहे हो कि भाई मुझसे कहीं कुछ हार्म ना हो जाए, लेकिन आपके पास टाइम कुछ और करने का बचा नहीं, ये हो जाएगा ना भाई। आप बस सारा आपका फोकस इसी पे है कि मुझसे कहीं कोई कुछ मर ना जाए, मैं उतना ही खाऊं, चावल के 4 दाने ही खाऊं जिससे मैं जी सकूं। वहां पे मैं कहूँगा जीने का कोई पॉइंट नहीं है। तो मैं जहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं वो चीज़ करूँ कि जहाँ पे लोग मुझे क्रेजी भी ना समझे कि यार ये तो एक्सट्रीम है, फिनैटिक है, वो चीज़ करूँ जो और लोग फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मेरे एक की जो मैं सफरिंग कॉज कर रहा हूँ वो इतना मैटर नहीं करेगी, पर अगर मुझे देख के 1000 लोग 10,000 लोग बदल जाते हैं और वो जो सफरिंग प्रिवेंट होगी, मेरा फोकस उस पर ज़्यादा है। तो इस तरह मेरा फोकस उस पर रहता है। मैं डर गया था, पता है आपको, अभी आपने बोला, अभी आप इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे ना कि टाइम पे बाहर ना निकलूँ, ऐसा करूँ, मेरे को लगा आप बोलने वाले थे कि ऐसा करना चाहिए, पर आपने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं मेक्स मोर सेंस। मतलब देखो आपके लाइक आई सेड लिमिटेड टाइम है। मैं अपना टाइम 3 चीज़ में डिवाइड करता हूँ कि भाई बुरा कम करना है, तो यानी कि मैंने बिग टिकट आइटम्स हटा दी, है ना, आपका मीट अंडा डेयरी आप छोड़ देते हो, बड़ी सारी सफरिंग आपने वहाँ पे कम कर दी। नया कपड़ा खरीदना छोड़ दिया मैंने, वेकेशंस छोड़ दी। उसके बाद अगर मेरे को घूमने जाना होता है तो वही करेरी तक मुझे हाइक करनी होती है, तो वहाँ तक मैं जीप पे जाता हूँ, महीने में 1-2 बारी मैं चला जाता हूँ, है ना। तो वो कम कर दिया मैंने, जितनी कंजम्पशन में अभी तक कर सकता था, ठीक है, उस पर मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। कई बारी मैं करेरी पैदल भी गया हूँ। फिर मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ अच्छा काम करने पे, और फिर मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ इन 2 चीज़ के बारे में कि बुरा कम करना है और अच्छा ज़्यादा करना है, इन 2 चीज़ के बारे में लोगों को बताने में। तो ऐसा तो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं कर लूँगा मैं सफरिंग कम करने के चक्कर में। मैं को होलिस्टिकली बोलूँ, अगर मैं कोई बाहर का इंसान हूँ जो शायद आपसे पहली बार मिल रहा है और आपके थॉट प्रोसेस पहली बार जानने की कोशिश कर रहा है, मैं डर जाऊँगा कि यार ऐसे क्यों जी रहा है ये इंसान। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आपको भी शायद ऐसे लोग मिले होंगे, है ना, धर्मशाला में, या फिर अगर आप मैक्लोडगंज में जा रहे होंगे, या फिर कोई रॉबिन जी के बारे में पहली बार जानने की कोशिश कर रहा है, वो भी ऐसे ही बोलेगा ना कि लाइक यार अब मैं क्या ट्रैवल भी ना करूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने भी ना जाऊँ, या फिर मैं खाना भी ना खाऊँ, क्या उसमें भी कुछ गलत है? तो इसको आप कैसे काउंटर करना चाहोगे? लाइक मतलब व्हाट इज़ दैट नीड ऑफ मतलब आप कंजम्पशन को कम कर रहे हो, वो तो मैं समझ गया, लेकिन उससे खुशी मिलती है? मैं बहुत नाइव होके ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, मैं बहुत नूबी होके ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि कंजम्पशन कम हो, मैं फ्रेम कर रहा हूँ
कंजम्पशन कम करके क्या खुशी मिलती है? मतलब क्या इसमें कोरिलेशन है? हाँ है, बट द कैवियट इज, अगर आप ये सोच के कंजम्पशन कम करोगे कि भाई इससे मैं खुश हो जाऊंगा, तो वो हमेशा आपको एल्यूड करेगी हैप्पीनेस। क्योंकि जब मैंने कंजम्पशन कम करी ना अपनी, तो दैट इज बिकॉज मेरे हिसाब से दैट वाज द राइट थिंग टू डू। जब मुझे पता लग गया कि मेरे ये करने से इनडायरेक्ट सफरिंग तो कॉज हो रही है, बराबर। देखो ना, मेरा एक बिलीफ है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मुझे पता है जितना मैं कंज्यूम करूँगा उतनी प्रोडक्शन में मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। प्रोडक्शन फार्मिंग होगी या माइनिंग, दो ही चीज़ें होती है, प्रोडक्शन, उससे सफरिंग कॉज होगी, ये मेरे बिलीफ से लाइंड अप नहीं है। तो मैं तो इसलिए नहीं करा बिकॉज कि भैया मैं उसके साथ जी नहीं सकता। हैप्पी तो नहीं। अब हैप्पीनेस का क्या पंगा होता है कि हम लोगों को हैप्पीनेस का कभी डिफाइन तो किया नहीं गया होता, तो हम लोगों, हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता हैप्पीनेस क्या है। खासकर हम लोगों के पेरेंट्स की जनरेशन ने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है। सही बात है ना, तो वो तो जीने में उनको सर्वाइवल पता है, हैप्पीनेस नहीं पता। तो हमारी हैप्पीनेस की परिभाषा आती है आपकी टीवी से कि भाई वो तो बियर पी के देखो कैसे उछल रहा है, उसने जीन खरीदी, वो तो हैप्पी है। ठीक है, तो आर हैप्पीनेस इज वेरी हाई जैक्ड। तो हम सोचते हैं प्लेजर, खरीदने से चीज़ें हैप्पीनेस मिलती है, पर वो ऐसा नहीं है, ऐसा तो है नहीं, वो है तो ना? हाँ, उन चीज़ों से मोमेंटरी प्लेजर मिलता है। अब जब आप अपनी कंजम्पशन कम करते हो तो वो प्लेजर भी चला जाता है, हैप्पी आपको होना आता नहीं, और उसके चक्कर में जो आप प्लेजर का सस्ता नशा कर रहे थे वो भी छूट गया, तो ज़िंदगी थोड़ी तो हो जाती है बेकार, नीरस सी, जो कि मेरी तो हो गई थी। बट मैंने कहा करूँ तो क्या करूँ, जीना तो ऐसे ही पड़ेगा, दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। उसके कुछ साल बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार आई हैव दिस फीलिंग, एक खोखलापन जो अंदर से था वो जा चुका है, एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम मैंने हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस किया। तो मैं इस रास्ते पे हैप्पीनेस के लिए नहीं आया। हाँ, मैं अपनी हैप्पीनेस खोज रहा था। मैंने एक टाइम पे माना हैप्पीनेस होता ही नहीं है, बेवकूफ़ बनाते हैं हमें, कुछ नहीं होता, बस लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, बस व्यस्त हैं और इसी में मस्त हैं, और इसीलिए पर्पस के लिए जीना है। एंड देन ऑन द पैथ टू पर्पस आई स्टम्बल्ड अक्रॉस हैप्पीनेस। मेरे को ना, सॉरी आपको कंटिन्यू करना चाहिए इस क्वेश्चन को आगे, पर मेरे को किसी ने कहा था कि खुशी वो ढूंढ रहा है जिसकी जेब में पैसा है। किसी गरीब को आप बोलो कि लाइक मैं अपने आप को भी थोड़ा सा मानता हूँ कि मतलब मैं भी ठीक खानदान से आता हूँ, लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान को बोलो जिस बेचारे को ये नहीं पता कि मैंने शाम को क्या खाना खाना है और कहाँ से पैसा आएगा, उसके लिए खुशी की क्या परिभाषा है? उसके लिए खुशी ये परिभाषा है कि भाई 3 वक्त की रोटी उसको मिल जाए और उसके बाद में उसके बच्चों को भी वो पाल ले। तो फिर आप इसके ऊपर आपकी क्या थॉट्स हैं? बराबर, देखो, अगर आपकी ज़रूरतें ही नहीं पूरी तो आप बाय डेफिनेशन हैप्पी हो ही नहीं सकते। आज जैसे मेरी हैप्पीनेस की परिभाषा है, पहले आपकी बात हम लेते हैं कि खुशी वो ढूंढ रहा है, आपका मतलब जिसे आम दुनिया हैप्पीनेस कहती है वो प्लेजर ही रहता है ना। करेक्ट, बाइक ये तो मैं खरीद लिया, समझ, ये खरीद आपकी लिया, है पॉइंट ना? समझ गया मैं। हाँ, तो ऑफ कोर्स जब आपकी ज़रूरतें ही नहीं पूरी तो आप प्लेजर के बारे में तो नहीं ही सोच रहे हैं। अब जो मुझे हैप्पीनेस की परिभाषा समझ में आई, दैट इज हैप्पीनेस इज अ स्टेट विच इज एब्सेंस ऑफ सफरिंग, जिसमें आपकी फिजिकल सफरिंग नहीं है। फिजिकल सफरिंग एज इन नहीं है कि भाई आपका पेट भरा है, आपका कोई अंग दुख नहीं रहा, दुख नहीं रहा, आपको टॉर्चर नहीं कर रहा, कि किसी ने आपकी फ्रीडम, फिजिकल फ्रीडम छीन नहीं रखी। ये हो गया, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड, आप इमोशनली सफ़र नहीं कर रहे। तो इमोशनली सफ़र नहीं कर रहे तो यानी कि या तो यू आर होल अन टू योर सेल्फ, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिश्तों की आवश्यकता नहीं है, या जो भी आपके रिश्ते हैं फिर वो ठीक चले हैं, फिर वो उन पे निर्भर करेगी, क्योंकि फिर वो ऊपर नीचे होते रहेंगे, पर उस दौरान जब तक वो आप इमोशनली सफ़र नहीं करें तो आपके 2 आउट ऑफ 3 तो हो गए हैप्पीनेस के। थर्ड इज़, एंड ये तब होता है जब हम लोग बिजी नहीं होते, हम एक अपने अंदर एक खोखलापन महसूस करते हैं, जिसे हम बिजी रह के, या बिजी नहीं है, आज ऑफिस नहीं है, चल भाई चल रहा है बाहर, पब चल रहा है, ड्रिंक कर लेते हैं, भांग पी लेते हैं, उसमें नशे में अपन डुबोने की कोशिश करते हैं। दैट इज समथिंग, वहाँ पे हम लास्ट में पहुँचते हैं। बड़े सारे लोग तो अपनी बेसिक ज़रूरतों में और इमोशंस वाले में ही फंसे रह जाते हैं। जो उससे आगे आता है ना, उसको वो एग्जिस्टेंशियल चीज़ तंग करती है। हाँ। आप देखो हमारी सोसाइटी में तो ही चला है कि भाई
ये परेशान है, इसकी शादी कर दो। बिकॉज दे डिडंट हैव दैट आंसर कि एग्जिस्टेंशियल वॉइड को कैसे भरना है, भाई इसको उस लूप में लगा दो। फिर परेशान है तो बच्चा पैदा कर लो। बच्चा पैदा कर लो, क्योंकि फिर जो तुमने अपने लिए किया, भाई पढ़ाई करी, कॉलेज, नौकरी, एक पर्पस मिल, मेरे को लगता है पर्पस मिल जाता है ना इंसान को कि अपने बच्चे को उसने अब अच्छा बनाना है, गोल कहेंगे। मैं गोल और पर्पस को थोड़ा वो करता हूँ। पर्पस तो मुझे लगता है कि ओवर आर्चिंग आप जी ही क्यों रहे हो, पर ये है कि वाइल आप जी रहे हो तो चलो ये गोल है। हमारे माँ बाप कभी, क्योंकि आप भी मतलब आपके माँ बाप ने कभी ना कभी ऐसा बोला ही होगा ना, यार हम तो जी ही आपके लिए रहे हैं कि आप खुश रहो। तो वो भी तो एक पर्सपेक्टिव है, लाइक आपको उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे कि यार, क्योंकि हमारे माँ बाप कभी ना कभी तो ऐसा बोलते ही हैं कि यार हमारी खुशी तो अभी है जब आप खुश हो। देखो मेरी मॉम तो बड़ी प्रोग्रेसिव थी। ओके। तो वो तो कहती है कि देखो भैया तेरे को पैदा किया, मेरे को तो करना पड़ गया, है ना। भारतवर्ष में लड़की पैदा हुई मैं, तो मुझे तो पैदा करना पड़ गया तेरे को। मेरा बस चलता, मैं तो फिलॉसफी पढ़ती और बच्चों को पढ़ाती जो मुझे अच्छा लगता है। हाँ। पर देखो कहीं पे दे अंडरस्टूड, क्योंकि जैसे जब मेरे पिताजी ने मुझे कहा, मैंने अमेरिका से उन्हें फ़ोन किया, भाई मेरे पास तो सब कुछ है जो चाहिए रहता है, मैं तो ड्रीम जी रहा हूँ, मैं तो खुश नहीं हूँ, क्या करूँगा। कहता बच्चा पैदा कर ले। मैं कहा बच्चा तो आपका भी है, खुश तो आप भी नहीं हो। तो कहते हैं यार ऐसे ही चला है, मतलब ही अंडरस्टूड, बट उनके पास और कोई आंसर नहीं था कि क्या करूँ। मम्मी मुझे बचपन से कहती थी, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर फैमिली से थी, उन्होंने कहा कि तू चल ले इस रास्ते पे, अपने पिताजी के दिखाए हुए मटेरियल वाले रास्ते पे, कुछ नहीं मिलेगा, एंड में तेरे को गोबर ही मिलेगा, क्योंकि तुम्हें जलना है तो बुद्ध के रास्ते पे चलो, नानक के रास्ते पे चलो, इन चीज़ों पे चलो। तब वो बोरिंग लगती थी बातें बार बार। आप मैं थोड़ा सा ना वैसे वो हो जा रहा हूँ, फंबल हो जा रहा हूँ ये सोचने में कि मैं आपसे, मतलब आपकी जो थॉट्स है ना वो मेरे को सोचने में ज़्यादा वो कर रहे हैं कि मतलब सोचना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि आपने अमेरिका बार बार बोल दिया। मैं चाहूँगा कि आप एक बार थोड़े से उसमें, क्योंकि कि आप पहुँचे कैसे अमेरिका, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अमेरिका को आज भी अपना ड्रीम मानते हैं, वो तो आपको भी पता है। और एक अमेरिका में पहुँचना, उसके बाद धर्मशाला में आके यहाँ पे रहने लग जाना। अमेरिका 2 बार ही बोला ना मैंने। एक बार तो ये कि भाई वहाँ से मेरी लाइफ की उस चेंज की शुरुआत हुई जहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचा। पीपल फॉर्म कैसे हुआ आपके साथ? मैं वही मतलब, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। देखो वो 2 इवेंट्स हैं अमेरिका में, मैं 10 साल रहा, जो भी, नन ऑफ दैट मैटर्स। वन इज कि वहाँ पहुँचना, तुक्के से पहुँचना, तो इसलिए वो प्रूफ है कि भगवान है। तुक्का तो नहीं था वो, तुक्का ही था भाई। एक सुनो ना, एक बात में तो हुआ क्या था, मैं फ्रीलांसर था और उसके बाद मैं अपना ईमेल लिख रहा था जैसे किसी को कि भाई आपके पास काम है, आप ढूंढते हो काम। तो एक seth@brint.com करके क्लाइंट था मेरा। हाँ। उसको मैंने, मतलब पुराना क्लाइंट था, मैं फॉलोअप कर रहा था, मैंने गलती से ब्रिंक लिख दिया, BRINK.com। तो तब क्या है, स्पैम इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, तो किसी भी डोमेन पे कोई भी जो ईमेल आती है वो जिसका डोमेन था उसको पहुंच जाती है। तो डैनी करके व्यक्ति था एरिजोना में, उसको ईमेल पहुंच गई। वो केविन स्पेसी का दोस्त था। उसने कहा कि यार मुझे नहीं पता कि देखो तुम किसको ईमेल लिख रहे हो, बट जो तुमने लिंक्स भेजे हैं मुझे भी ऐसा ही काम कराना है, मैं तुम्हें $20 दे दूंगा घंटे के। दिस इज 2001। तो मैंने कहा कि भाई हाँ, तो ऐसे तो 2 साल उसके साथ काम किया। उसने कहा उसके बाद कि भाई यहाँ आ जाओ। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो कभी मतलब रजौरी गार्डन से बाहर नहीं निकला, मुझे कैसे पता अमेरिका कैसे जाते हैं। तो उसने वीज़ा वगैरह करवाया और मैं और शिवानी यहाँ से वहाँ गए। उस टाइम पे आप मैरिड थे? हाँ, 1 साल हुआ था शादी को। 2002 में शादी हुई थी, 2003 में अपन वहाँ चले गए। क्या एज रही होगी आपकी उस समय? 23 साल की उम्र में आपने मतलब अचीव कर लिया था। मतलब अपने आप को आप उस टाइम पे हैकर बोलना चाहोगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर? यार उस समय तो देखो मैं बिल्कुल ऐसे था, मतलब गो विद द फ्लो जा रही थी लाइफ। कोई पर्पस नहीं था मेरे पास जीने का, बस जी रहे हैं, मज़े आने चाहिए। आ रहे थे? हाँ आ रहे थे। मतलब कि देखो हर चीज़ में यही था, क्या होता है कि आप सोचते भी नहीं हो। जैसे मैं ऑफिस में लाइक कॉलेज में कि मैं CD पायरेसी कर रहा था, कि म्यूज़िक CDs बनाई, मिक्स CDs या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, वो कॉलेज में बेचा। तब एकदम ये सब चीज़ें इन्फेंसी में थी अपने देश में। लाइक आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जो MP3 CD बना के जिसने बेचना शुरू किया। तब MP3 टेक्नोलॉजी आई थी, किसी ने सुना नहीं था, तो मज़े आ रहे थे। फिर वहाँ पहुँच के मज़े आने बंद हो गए क्योंकि आज़ादी छिन गई। उससे पहले तो फ्रीलांसर थे,
आप 10 घंटे काम कर रहे हो दिन में, लेकिन आप अपनी शर्तों पे कर रहे हो, तो आपको 10 घंटे काम नहीं लगता वहाँ, तो वो ऑफिस था। तो लाइफ में तब मेरा पहली बार गोल बना कि भाई मुझे काम करना ही नहीं है। और दैट इज़ द पॉइंट कि भाई कोई मेरे दोस्त ने मुझे करे आ गया, मैंने कहा मैं पेड़ लगाऊंगा, मैं उसको ना बड़ा होते हुए देखूंगा, मुझे कुछ नहीं करना। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके पास कोई चीज़ होती है आप उसको वैल्यू नहीं करते, आपको पता भी नहीं लगता कि वो शायद आपके पास है। जब वो खो जाती है तब आप उसको बहुत डेस्परेटली चाहते हो। मान लो आपका कभी कोई ब्रेकअप हुआ है गर्लफ्रेंड के साथ, तो मे बी आप मेरी बात को शायद समझ सकते हो। तो अब मेरा फ्रीडम के साथ हो गया था ब्रेकअप, और मुझे वो फ्रीडम चाहिए थी किसी भी कीमत पे। अब मैं उस फ्रीडम का करूँगा क्या मुझे नहीं पता था। सिंगल माइंडेड फोकस 23 साल के लड़के का कि मुझे फ्रीडम अपनी वापस चाहिए, है ना। 23 साल में तो ब्रेन भी लड़कों का फुली फॉर्म नहीं हुआ होता। तो फ्रीडम और इस ये 23 साल की उम्र की बात है जो आपने सोच लिया कि भाई मेरे को ना हटना है इस चीज़ से। हाँ ठीक है, फिर हटना है मतलब काम नहीं करना, काम अच्छा। से हटना है। बट दूसरी शर्त ये थी कि भाई इतना पैसा फिर भी होना चाहिए मेरे पास कि मैं रेस्टोरेंट में जाऊं शिवानी के साथ, तो पैसा देख के नहीं सामान ऑर्डर करना, मुझे जो खाना है मुझे वो खाना है। ये मेरे लिए अमीरी की परिभाषा थी कि इतना पैसा। मुझे कभी कोई ऐसा वो नहीं चाहिए था कि गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, किसी आइलैंड पे घर हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अचीव कर लिया वो जब चाहिए ही नहीं था। नहीं मतलब आई मीन आपकी तरफ की फ्रीडम कि आपको हाँ, काम ना करना पड़े और हाँ, तो पैसा वो हो। फ्रीडम अचीव हो गई ना। अच्छा, हो गई वो फ्रीडम अचीव हो गई, तो वो दूसरे मूवमेंट पे आ जाते हैं ना। सारी लाइफ को फॉरवर्ड करो, वो हाँ, दूसरा हाँ। मूवमेंट था। फ्रीडम हो गई, 6 महीने हो गए फ्री हुए हुए, अभी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वेकेशन ले रहे हैं, एक्सबॉक्स खेल रहा हूँ सारा दिन, जो भी कर रहा था मैं वहाँ पे। अब 6 महीने बाद लगा कि यार ये क्या है, दिस इज इट, मतलब अब मैं क्या करूं। तब मैंने फिर पिताजी को फ़ोन किया, तो वो कहते बच्चा पैदा कर लो। तो दीज आर द 2 मोमेंट्स विच स्ट्रक। हाँ, वो मुझे बाद में समझ में आया कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने अपना जो गोल सेट किया ना वो फ्रीडम था। फ्रीडम का क्या होता है, देखो आपके पास दिन में 24 ही घंटे होते हैं, आपने वो अचीव कर लिया गोल, आपको 25वां घंटा मिल नहीं सकता। अभी अगर मैंने टारगेट सेट किया होता कि मुझे ना BMW लेनी है, आई एम श्योर उससे भी कोई महंगी गाड़ी होती होगी, मान लो रोल्स रॉयस, मुझे नहीं पता। मान लो मेरा टारगेट फिर BMW के बाद में कहता मुझे तो रोल्स रॉयस चाहिए। नेवर एंडिंग लूप है ये, नेवर एंडिंग लूप है। बाई चांस, क्योंकि जो मेरा गोल था वो ऐसा था, उसकी फाइनाइट लिमिट थी 24 ही घंटे, अब क्या करेगा, फंस गया। फिर क्या हुआ? दैट फोर्स्ड मी ना कि भाई सब कुछ मेरे पास है जो लाइफ में एक चेकलिस्ट दी जाती है समाज के द्वारा हमें कि भाई पढ़ लो, नौकरी कर लो, पैसा कमा लो, शादी कर लो, एंड देन घर बना लो अपना। तो सभी कुछ वो था ही, और मैं खुश नहीं था। जो पिताजी प्लान दे रहे थे वो तो स्कीम लग रहा था, क्योंकि लाइक आई सेड कि उनका बच्चा है, मैं हूँ, कुछ तो नहीं है, वो दिखता है। अभी आई एम श्योर नोबडी विल से कि नहीं मैं तो खुश नहीं हूँ, पर आपको एक दिख जाता है शक्ल पे। और मुझे तो लगता है 99% लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं मैं खुश हूँ, खासकर जो सोशल मीडिया बोल रहे हो तो बिल्कुल ही नहीं खुश। तो ठीक है। उस दिन मैं एक टैंजेंट पे जा रहा हूँ, कोई अपनी बाइक कलेक्शन दिखा रहा है, ये देखो मैं 26वीं बाइक लिया, मैं तो खुश हूँ यार एकदम। अरे तू 25वीं में तो खुश नहीं हो, देखो 26वीं बाइक लेनी पड़ी और तू मुझे कह रहा है 26वीं बाइक लेके तू खुश हो गया, क्या बेवकूफ़ बना रहा है। एनीवे, तो फिर मैंने कहा कि भाई ये तो अंग्रेज़ लोग जो है ना ये इंडिया जाते हैं खुद को खोजने, बीटल्स भी गए थे, ये लोग भी सब जाते हैं, तो मैं इस चक्कर में इंडिया आया कि मैं अब खुशी का रास्ता ढूंढूंगा। सेल्फिश परस्यूट थी इंडिया आना। 26-27 की एज में? नहीं, दिस वाज, अब तक तो हो गया था मैं 31 होने वाला था, 31 मतलब 8-9 साल हो गए आपको। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये इंडिया में आए। तो इंडिया में कहाँ, इंडिया में वही सारे जो लोग जाते हैं पहाड़ों में जाते हैं, तो पहाड़ों का रुख किया, और फिर थोड़ा यहाँ पे हिप्पी बन के भी रहा आपके धर्मकोट में। अच्छा। हाँ, तो घर ले लिया लॉन्ग टर्म। शिवानी भी वहीं रह रही है, उसने कहा यार देखती हूँ, मैं तो पागल हुआ जा रहा है, चल साथ तो रहूँ इसके। तो उन्होंने कभी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ इस चीज़ को लेके? मतलब था, टसल था, ऑफ कोर्स था, मतलब शिवानी काइंड ऑफ मेरे साथ आप कह लो ड्रैग हो रही थी। आपको अगर मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद नहीं आ रही है, आपको हैप्पीनेस मिल रही है, उनको क्या? भाई शिवानी को था कि चलो यूएस से हम इंडिया जा रहे हैं
चल जाएगा इतना, कोई अच्छा। टेंशन नहीं है, कोई मारा मारी नहीं, ऐसे कोई यूएस से लगाव नहीं था मुझे वहाँ पे। मटेरियलिस्टिकली मतलब सेविंग्स थी। हाँ लाइक आई सेड ना, वो आप कह लो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली कर ना, ली थी। 30 ओके साल की उम्र में ओके अचीव कर ली। ओके। उसके बाद 6 महीने इधर उधर धक्के खाए, मतलब मज़े किए, समझ आया नहीं, यहाँ आ गए। यहाँ तक तो ठीक था, अब इसके आगे क्या करना है वहाँ पे वो थोड़ा परेशान हो रही थी जब मेरे पास, क्योंकि मेरे पास कोई आंसर था नहीं, इसलिए कि पुरानी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी आपने अपनी, करेक्ट। नई लाइफ आपने बिल्ड नहीं करी, आपको पता भी नहीं कि वो दिखेगी कैसी, यू नो। वो है कि जाना है न जाने कहाँ, चाहिए न जाने क्या, जो दिखता है न जाने कैसा, इट्स वेरी पैरालाइजिंग। और आपके साथ अब एक बंदा परेशान हो रहा हो तो थोड़ा वो परेशान हो रही थी। तो खैर धर्म कोटा यहाँ पे रह रहे थे सब, यू नो, पीस लव की बातें होती थी यहाँ पे, तो यही चलता है। एंड देन आई रियलाइज कि यार ठीक है, मैंने अपनी कंजम्पशन कम कर दिया, पर मैं जी तो रहा ही हूँ ना, और उस जीने का एक सफरिंग फुटप्रिंट है। चाहे तुम कम खा रहे हो, दिन में एक टाइम हमस पीटा खा रहे हो, खा तो रहे हो, इसका सफरिंग फुटप्रिंट है, तो तुम्हारा नेट आउटकम 0, तो इससे अच्छा तो तुम मर जाओ। दिस वॉजंट डिप्रेशन और एनीथिंग, रैशनल थॉट प्रोसेस था। पर मैंने कहा यार ये तो थोड़ा ना फाइनल सा आंसर है, सुसाइड कर लेना, खासकर जब कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई ऐसे बस एग्जिस्टेंशियल एक सफरिंग थी जिसका मेरे को वर्ड नहीं पता था। तो फिर मैं थोड़ा और भटका, ऑरोविल पहुंचा 2012 अगस्त में। वहाँ पे मुझे अपना मिसिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गई और आंसर मेरे सामने ही था। कई बार क्या होता है, यू चेंज योर प्लेस विच चेंजेस द क्वेश्चंस यू आर आस्किंग, एंड वो आंसर आपके सामने ही होता है, बट नाउ यू कैन पिक इट बिकॉज यू हैव आस्क्ड द राइट क्वेश्चन। वीगनिज्म कब आया आपकी लाइफ में? वीगन तो मैं पहले ही हो गया था, वीगन तो मैं 2008 में हो गया था, क्योंकि अपनी कंजम्पशन की सफरिंग के प्रति मैं पहले ही कॉग्निजेंट हो गया था। पुराने कपड़े वगैरह भी मैंने पहले से ही शुरू कर दिए थे। कैसा लगता है आपकी बॉडी को, कैसा सूट करता है जब प्रॉपर वीगन हो जाते हैं? तो यार मुझे तो बेटर ही लगा। मैं वेट बहुत ज़्यादा था, मैं क्योंकि रोज़ पिज़्ज़ा खाना, कोल्ड ड्रिंक पीनी, मतलब कोल्ड ड्रिंक तो मैंने तब भी बाद में छोड़ी, पर जस्ट पिज़्ज़ा छोड़ने से ही मेरा वेट काफ़ी रिड्यूस हुआ। मैं 76 किलो का था, इसे एकदम गोलू दिखता था मैं, तो बेटर हुआ, एक्टिव हुआ। तो अभी भी मैं जैसे हफ्ते में 3 बार जिम जाता हूँ, बाकी 3 दिन घर एक्सरसाइज करता हूँ। एंड आई थिंक फॉर अ 44 ईयर ओल्ड तो मैं एनर्जेटिक हूँ। 44 के हो आप? हाँ, अब जैसे करेरी में यहाँ से पैदल जा सकता हूँ तो करेरी पैदल जा सकता हूँ, बर्फ़ में मैं टी शर्ट पहनता हूँ, मुझे ठंड वंड का नहीं रहता। तो यू नो वीगनिज्म से बॉडी तो आपकी, सिर्फ वीगनिज्म से आप ऐसे नहीं हो जाओगे, बट वीगनिज्म डेफिनेटली सूट्स यू बिकॉज एनिमल प्रोटीन जो है आपको इन्फ्लेम करता है अंदर आपकी बॉडी में। मेक सेंस। मेरे वीगन को लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपसे, क्योंकि एक ना बहुत ज़्यादा एक कंसेप्शन बनाई हुई है कि जो वीगन्स होते हैं ना, वो सोसाइटी के ऊपर ना एक से बोलते हैं ना, कन्वर्ट करने के लिए उनको क्वेश्चन करते हैं, और उनसे ऑब्वियसली दे आर राइट, मतलब ऑब्वियसली दे आर राइट, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको इसके ऊपर क्या थॉट प्रोसेस है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं इंडिविजुअली इस संसार में आया हूँ, और मेरे को इंडिविजुअली इस संसार में जीने का भी हक है। कैसे जीऊँगा, क्या करके जीऊँगा, वो मुझे मेरे मस्तिष्क दिया हुआ है भगवान ने, तो मुझे मेरे हिसाब से जीने दो। इसके ऊपर आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि नहीं, हर इंसान को, मतलब आइडियल वर्ल्ड आपके लिए हर कोई इंसान वीगन है, ऐसा कहना चाहोगे आप? भाई अगर मुझे जैसे तानाशाह बना दिया जाए? नहीं, आइडियल वर्ल्ड, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप समझ लो कि एक रात में ऐसा हो गया कि सारे कल से वीगन हो गए। हाँ। आप चाहोगे, कहोगे कि एक आइडियल वर्ल्ड है? बिल्कुल, ठीक, मतलब सिर्फ वो आइडियल नहीं है, पर हाँ ये आइडियल की तरफ, हाँ एब्सोल्युटली, बिल्कुल। लेकिन वो इंसान जो वो कि मतलब पिछला जो मेरा क्वेश्चन था, जो सोच रहा है कि यार क्या है, मतलब मेरे को जीने दो ना। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपको लगता है कि एक पशु जो है, हाँ गाय बछड़ा, उसका भी जीने का अधिकार है? मैं उसके ऊपर सारा सहमत हूँ, मैं हाँ मिला दिया आपने क्वेश्चन करने से पहले ही। लेकिन वो ही है, मतलब मेरे पास मैं पूछ ही रहा हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ, आप कहते हो कि उसके पास जीने का अधिकार है। हाँ, क्या आपका मुझे क्या खाना है ये अधिकार किसी के जीने के अधिकार से बड़ा है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं।
तो फिर तो आप ही आंसर दे रहे हो। मैं तो पहले से ही आपकी साइड में हूँ, वो तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो पहले से ही आपकी साइड में हूँ। और पर मैं बस क्योंकि ये क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, मेरे भी कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो नॉनवेज खाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उनको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। और क्योंकि अगर मेरे को लगता है कि अगर मैं बोलूँगा तो फिर मैं वो टॉन्ट करने वाला इंसान ना बन जाऊँ, जो वो मुझे नहीं पता। मतलब मुझे इसका आंसर ढूंढना है कि लाइक क्या किसी को ऐसा बोलना चाहिए, और अगर कोई खा रहा है और उसके पास ऑब्वियसली वो ऐसा मेरी मर्जी टाइप्स। देखो दो चीज़ों की यहाँ बात हो रही है। वन इज़ दी व्हाट इज़ दी आइडियल आउटकम। करेक्ट। एक आइडियल आउटकम में आपकी जो कुछ खाने की चॉइस है वो नीचे है, और किसी के जीने और दर्द ना सहने की चॉइस ऊपर है। ये आइडियल आउटकम है। दूसरी बात आती है क्या मैं कहूँ या ना कहूँ, वो क्वेश्चन ऑफ इफेक्टिवनेस है। क्या आप इफेक्टिवली किसी को नज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जहाँ तक मेरा मानना है कि अवेयरनेस इज, आप धक्का नहीं मार सकते किसी को, आप नज कर सकते हो, आप एक बीज बो सकते हो, ठीक है। अब उसकी अगर जो माइंड की भूमि है वो उपजाऊ है, जब समय सही होगा, जब बारिश पड़ेगी तो वो बीज अंकुरित हो जाएगा। और नहीं तो जैसे हमारी पहले वाली बात थी, अगर नहीं होना होगा तो उसमें भी कोई भलाई होगी भलाई। देखो ये तो मेरा तो ये कोपिंग मैकेनिज्म है ना। मेरा काम है बीज फेंकना, है ना। मैं तो अपना बस बीज ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, जहाँ जम गया वहाँ जम गया। अब वही तो, अगर आप मुझे तानाशाह बना दो, आप मुझे पावर दे दो कि मैं हर किसी को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं तो ऑब्वियसली करूँगा, क्योंकि मेरे को सफरिंग कम करनी है। तो मैं तो वो एक्शन लूँगा जहाँ पे सफरिंग कम होगी। आपके पास एक माइक है, मान लो, जो एक टाइम पे आप जिस दुनिया में जितना भी इंसान है उस सबको एक लाइन बोल सकते हो, कुछ बोल सकते हो, आप क्या बोलना चाहोगे? ओ रे मतलब वो मानेंगे भी या सिर्फ वो सुनेंगे? आपका काम है कहना, आपका काम है कहना। तो क्या कहना चाहोगे? और कोई वर्ड लिमिट तो नहीं है इस पे? ओके, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, हम घर से निकलते हैं, हम जहाँ जा रहे हैं हम वो जीपीएस में डालते हैं, तो हमें जीपीएस बताता है कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आप गलत आ गए, यू टर्न ले लो। पर हम ये जो जी रहे हैं, क्या आपने सोचा है आप जी क्यों रहे हैं? तो मैं सवाल पूछना चाहूँगा, एंड लेट पीपल बी गाइडेड बाय देयर ओन आंसर। इसका कोई आंसर हम ना आप दे सकते हैं ना मैं दे सकता हूँ किसी के लिए, मतलब कि हर इंसान को अपने लिए देना चाहिए। इसलिए मैं इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूँगा कि आप धार्मिक हो? धार्मिक मतलब मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ। मैं अपने आप को हिंदू बताता हूँ, और जो मेरी वैल्यूज़ हैं, जिन वैल्यू से मैं जीता हूँ, वो हिंदुइज्म से बिल्कुल अलाइंड है। ओके ओके ओके। लेकिन हिंदुइज्म में भी, अब मुझे नहीं पता, मैं भी इसके ऊपर स्टडी ही कर रहा हूँ अभी तक, कुछ टेम्पल जैसे कामाख्या देवी का मंदिर हो गया, मेरे को पता है कि वीगन से काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उधर भी तो बलि चढ़ाई जाती है गलत है, पुरुषों की। गलत है। लेकिन अब उसको कैसे बदलना चाहिए? देखो, उसको बदलना एक सेकेंडरी बात है। बात यह है कि आप एक पेड़ है, अब एक पेड़ को आप उसके पत्ते से नहीं जज कर सकते कि कोई एक पत्ता खराब है, कोई एक ब्रांच टूटी हुई है, आप ये थोड़ा ना कह दो कि पेड़ खराब है। तो हाँ, कोई अगर हिंदुइज्म को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, मिस इंटरप्रेट कर रहा है, और इसलिए कर रहा है, मतलब काटना तुमने, खरीदा तुमने, काटा तुमने, खाया तुमने, और नाम भगवान का लगा दिए, तो यार मतलब मतलब या तो तुम बेवकूफ हो या हमें बेवकूफ समझते हो। मेक सेंस एक्चुअली, क्योंकि अब अपर हिमाचल में अगर आप जाओ तो वहाँ पे भी बलि का एक दी जाती है। तो फिर अब यू बीइंग अ पर्सन, एक्टिविस्ट कहूँ मैं आपको अगर, तो फिर आपको कैसा लगता? डिप्रेसिंग नहीं लगता आपको क्या ये? देखो, डिप्रेसिंग इसलिए नहीं लगता मुझे, मैं एक इसको गलत ठहराऊंगा, उसके बावजूद मैं अपनी एनर्जी वहाँ फोकस करता हूँ जो मैं चेंज कर सकता हूँ, है ना। एंड खासकर भारत जैसे देश में, जहाँ दरवाज़ा खोलते ही 3 करोड़ समस्याएं आपके सामने हैं, तो वाई वुड आई पिक द हार्डेस्ट वन, जहाँ पे मेरा कोई बस नहीं चलेगा,
क्योंकि पावर नहीं है ना मेरे पास कोई, ऐसा नहीं है कि मैं भाई चीफ मिनिस्टर हूँ या प्रधानमंत्री हूँ, तानाशाह नहीं हूँ मैं। मेरे पास जब कोई पावर नहीं है, मेरे पास ये है, मेरे पास रुई है, मेरे पास बीटाडीन है, मुझे कोई घायल जानवर देखा, मैंने उसका वो कर दिया। मैं बात कर सकता हूँ आपसे, मैं आपके मन में सवाल उठा सकता हूँ, तो मैं पूछ सकता हूँ कि भाई इज दिस रियली लाइंड अप विद योर वैल्यूज। उसके बाद आपने बदलना होगा तो आप बदल जाओगे। तो वो, लेकिन वो जो अवेयरनेस है वो मैं 1 to 1 नहीं करता, उसमें समय बहुत नष्ट होगा। वो वीडियो के माध्यम से बेस्ट है। कभी कोई वीडियो वहाँ पहुँचा जो वहाँ बलि देता है और उसको बात समझ में आ गई, हो सकता है बदल जाए। मेरे को पाकिस्तान से बड़ी ईमेल आती है, बड़े सारे लोग वेजिटेरियन ईद मनाते हैं। अच्छा। हाँ, अभी हाल ही में एक ईमेल आई, एक औरंगजेब करके लड़का है। तो ये तो एक अचीवमेंट कहूँगा मैं आपके लिए, क्योंकि मतलब वहाँ पे एक थोड़ा, एक आप कह सकते हो कि भाई जो कल्चर है इस तरह का है कि वेजिटेरियनिज्म थोड़ा वहाँ पे और कम है। हमारे यहाँ तो फिर भी वेजिटेरियनिज्म की बात होती है। तो हाँ, हिसाब से है कि भाई मेरी बात किसी को, इवन दो कल्चर की दीवार जो हमारी बाउंड्री है उसको पार करके किसी के दिल में पहुंची, तो मुझे लगता है कि यार हाँ, जो तो आप इंस्टाग्राम के कमेंट्स पढ़ते हो? हाँ, पढ़ता हूँ। रील्स देखते हो? औरों की? अपनी? औरों की, अपनी तो थोड़ी देखोगे, बना देख नहीं, मैं अपनी देखता हूँ। अरे यार अपनी क्यों देखोगे मतलब? अरे कि हाँ यार, सही बनाई। अगर मुझे ही मेरी रील पसंद नहीं आएगी या देखने लायक नहीं लगेगी तो और कोई क्यों देखेगा यार? मेक सेंस औरों की। नहीं, मैं वो नहीं करता, ब्राउज नहीं करता। डार्क कमेंट्स के बारे में पता है आपको? डार्क मीम्स के बारे में पता है? डार्क मीम्स क्या होते हैं टाइप्स बता, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि आजकल क्या होता है ना, इंस्टाग्राम पे मान लो कि कोई अगर वीगनिज्म के बारे में डिस्कस कर रहा है तो लोग, मान लो कि हमने इसकी रील बनाई और उसके बाद उसमें डाल दी ना, तो नीचे से लोग क्या बोलेंगे कि मैंने हाथ में चिकन पकड़ा है और ये रील देख रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ऐसे कमेंट्स आते हैं। बीइंग वेरी काइंड ऑफ डैंक इन देयर पर्सपेक्टिव, अब्रेसिव, इनसेंसिटिव सा, हाँ, डालते हैं ऐसे लोग। हाँ, और तो जैसे कि अब मजाक है ये, नहीं है ये। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर? इररेलेवेंट है, नॉइस है, मतलब मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक कोई कह रहा था कि प्राउड टू बी नॉन वेजिटेरियन, उसको मैंने बोला था, मैं कि तो गली का कुत्ता भी ढूंढ लेता है यार हड्डी, इसमें प्राउड होना तो कोई बात नहीं है। मतलब कि और तू खुद ही ढूंढ रहा है, वो तो कट के वैसे भी है। कोई अब कोई कहता है मैं एक ने कहा मैं ब्राह्मण हूँ तो फिर भी खाता हूँ। मैं गिरना आसान है, चढ़ना मुश्किल है। कोई कहे मैं राजपूत हूँ, मैंने फिर भी छोड़ दिया। मैं कहता हूँ हाँ भाई, जय बात है ना। राजपूत इसलिए क्योंकि वो कल्चर चला हुआ कि हिंदुओं में राजपूत खाते थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास बहुत अच्छे आंसर है मतलब लोगों के। ठीक है, मेक सेंस। आपको कैसा लगता है जब आपके सामने कोई, मान लो आप रेस्टोरेंट जाते हो, हाँ, कोई आपके सामने नॉनवेज ऑर्डर कर रहा है, ऐसा कुछ? आई थिंक मैंने अपनी फोकस को बहुत ज़्यादा वो कर लिया है। उठ गए आप उस चीज़ से? मतलब हाँ, फोकस मेरा मतलब उसी पे रहता है, भाई मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ। तो बाकी चीज़ ना, बाकी चीज़ों की वॉल्यूम टर्न डाउन हो गई है मेरे लिए। लाइक आई एम वेरी फोकस्ड ऑन व्हाट आई कैन डू। कोई भी सिचुएशन है, इफ इट कांट हेल्प मी एंड आई कांट हेल्प इट, मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती। व्हाट अबाउट पीपल हैविंग व्हाट यू से मिल्क एंड ऑल? वीगनिज्म में तो वो भी हटा दिया जाता है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन साइड में रखते हैं। सबसे पहले मेरा नॉनवेज को लेके आपसे एक सवाल है, सिचुएशनल क्वेश्चन है। मान लो कि कोई एक परफॉर्मेंस एनहांस्ड एथलीट है, समझ गए कि आप मेरा सवाल? मतलब स्टेरॉइड्स लेता है? परफॉर्मेंस एनहांस्ड स्टेरॉइड भी लेता है, पर टेक्निकली ही इज़, वो अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए कुछ व्हाट डू से दिस, कोई टूर्नामेंट लड़ रहा है, कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी ओलंपिक्स में जा रहा है कोई एथलीट, उसका कोच है, कोच गुरु है बोला जाता है, उसका कोच कहता है कि बेटा आपको नॉन वेज तो खाना पड़ेगा। अब उस सिचुएशन में क्या वो अगर नॉन वेज खा रहा है तो वो अच्छा इंसान या फिर ऐसा कुछ है बुरा इंसान बनेगा? यार देखो, मेरे अनुसार तो जो वो कर रहा है वो बुरा कर रहा है। हम एक तो एक्शंस को अच्छा और बुरा क्लासिफाई करें तो इजियर रहेगा ना, है ना? तो वो थोड़ा
मतलब उसकी ग्रैनुलैरिटी थोड़ी बेटर हो जाती है। मतलब क्या करना चाहिए क्वेश्चन कि रादर देन सेइंग इंसान अच्छा है या बुरा है, हम एक्शंस को अच्छा बुरा कह लेते हैं तो इजी रहेगा। नाइस, ठीक है, ना, ऐसा करते हैं। वो इंसान को अच्छा बुरा कहते हैं ना, बड़ा कोर्स हो जाता है, मेक सेंस, तो है ना, तो उसको फाइन कर लेते वो हैं। एक्शन उसका। मेरे हिसाब से तो वो एक्शन गलत होगा, क्योंकि कंट्री को सर्व कर रहा है, मतलब ओलंपिक जीत के क्या कंट्री क्या सर्व हो रही है। ओके ठीक है, आपके लिए वो फर्क उसका कोई आपके लिए वो सर्व नहीं है, मान लो यू बिंग रॉबिन, आपके लिए वो सर्व नहीं है, लेकिन कोई दूसरा इंसान जो ओलंपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से मानता है, ऐसा कुछ है, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। देखो ये मेरे लिए की बात नहीं है, बात ये है कि अगेन एक वो कोट है ना, मुझे याद नहीं आ रहा किसका है, कि प्योरिटी ऑफ हार्ट लाइज इन वांटिंग वन थिंग ओनली, जिसके लिए आप जी रहे हो वो एक चीज़ क्या है। तो मेरे को जो यूनिवर्सल फिनोमिना मिला जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स कवर होते हैं, क्योंकि धरती हमारी अकेले की तो नहीं है ना, तो वो मुझे मिला सफरिंग। तो ओलंपिक जीत के ओवरऑल अगर सफरिंग कम हो रही है और उसके लिए थोड़ी सी सफरिंग करनी पड़ गई, तो हाँ मुझे समझ में आता है कि ठीक है कर ले। पर बियॉन्ड दैट आप किसी सुपरफिशियल चीज़ के लिए, पैसे के लिए, प्लेजर के लिए, फेम के लिए, पावर के लिए, जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे किसी अच्छी चीज़ के लिए, उसके लिए आप कुछ कहते हो, तो ये सब तो सुपरफिशियल चीज़ें हैं, इट डजंट मेक सेंस। उसको मैं फिर भी बुरा नहीं कहूँगा, इग्नोरेंट कहूँगा मैं उस व्यक्ति को, कि वो समझता नहीं है चीज़ें, उसने इतना एनालाइज नहीं किया है, विच आई अंडरस्टैंड, बिकॉज एनालाइज करने से आपकी ज़िंदगी कठिन हो जाती है, तो ये तो कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगला सिचुएशनल क्वेश्चन कि आप मान लो डिफेंस में हो, आर्मी में हो, और आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पे आपको ऑब्वियसली मांसाहार का सर्वाइव करने के लिए मांसाहार का उपयोग करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में कर लूँगा मैं। आपके जीने के आपके अब वो उसका वो वाला एक्शन सही है? हाँ, क्योंकि एक रीज़न है, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो। हाँ, आप नहीं कर रहे हो, आप कमज़ोर पड़ गए हो, आपका दूसरा सैनिक मार देता है, उनकी आर्मी घुस आती है गांव में, वो सफरिंग कॉज करेंगे। करेक्ट। तो आप एक लाइफ साइकिल असेसमेंट देखोगे अपने एक्शन की, कि अगर मैं ये करता हूँ तो क्या होगा, और अगर मैं नहीं करता तो क्या होगा। मतलब कम दुख अच्छा है ज़्यादा दुख होने से, मैं तो यही कहूँगा। हाँ, विच मेक सेंस, क्योंकि आइडियल आपके पास देखो जीरो, और वो कभी भी नहीं होता, हमेशा आपके पास यही होता है हमेशा। मेरी तो चॉइसेस हमेशा रहता है कि वर्स या बैड, तो मैं बैड चुनता हूँ। और अगर हम इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली देखें, ऐसे केस में अगर वो सोल्जर मान लो टू मेक अ पॉइंट अबाउट वीगनिज्म नॉनवेज नहीं खाता, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक व्यक्ति ने वो मर जाएगा, ऑब्वियसली वहाँ पे उसने एक आइडियल स्टैंड लिया, उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। पर उसके वो ना खाने से अगर वो मर जाता है और सेना दूसरी घुस आती है, उसका एक बड़ा आपको इम्पैक्ट दिखेगा, है ना। अब जैसे मैं जो जी रहा हूँ, मेरे जीने से भी तो नेगेटिव कंजम्पशन हो ही रही है, ठीक है मैं वीगन हूँ, पर लाइक आई सेड ट्रांसपोर्टेशन से कितनी चीज़ें आती हैं, हम जब गेहूँ उगाते हैं कितनी मतलब चूहे मरते हैं, सब मरता ही है। तो इस सब को भी तो मैं यही कह रहा हूँ ना, कि क्योंकि अगर मैं नहीं होऊंगा, अगर मैं, तो ये सफरिंग एज इट इज चलेगी, एक कंज्यूमर हट जाएगा, इतने बिलियंस में ये सफरिंग एज इट इज चलेगी। मेरे होने से क्योंकि मैं अवेयरनेस कर पा रहा हूँ और बहुत लोगों की कंजम्पशन को थोड़ा बेटर कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मेरा होना ना होने से बेटर है। पर मेरा होना फिर भी बैड है, क्योंकि मैं सफरिंग कॉज कर रहा हूँ, तो आई एम पिकिंग बैड ओवर वर्स। थोड़ा मेक सेंस। मैं ना आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, रुको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। एक सेकेंड, एक ना ग्राफ था जो दिखाता था कि इंडिया में, ठीक है उससे पहले मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ। मैं कॉन्टेक्स्ट से देता हूँ कि मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो आ रहा है डेयरी के ऊपर, मतलब दूध के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसका डेटा पढ़ रहा था, जब अब इसके पॉडकास्ट के रिसर्च कर रहा था, तो मैं डेटा पढ़ रहा था कि इंडिया में मिल्क कंजप्शन कितनी बड़ी है या फिर कुछ फ़र्क पड़ा है, कितनी बढ़ा है। बहुत शॉकिंग नंबर है मेरे पास कि 1990s में एवरेज पर्सनस मिल्क कंजम्पशन वाज 109 ग्राम्स पर डे
109 ग्राम, मतलब 1990 में, हाँ 1990s में पर पर्सन। 2021 में वो बढ़ गया है 427 ग्राम्स, मतलब 3 गुना बढ़ गया है वो। 4 गुना ना, वहाँ वही, हाँ, मतलब आप ये समझ 4 लो गुना हो गया। 107 से लेकर 400 कुछ पहुँच गया है वो, हाँ। 427 पहुँच गया है। अब एक ऐसा देश जिसमें बचपन से ही अपने बच्चों को ये बताया जाता है कि दूध पियो, उसके बाद स्कूल जाओ, और फिर उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि अगर कॉर्नफ्लेक्स भी खाने हैं, मतलब मीन कुछ और मील भी खाना है तो दूध पी लो, बॉर्नविटा पीना है तो दूध पी लो, पनीर खा लो, दही खा लो। अब एक ऐसा देश जिस देश में ये सारी चीज़ें इतने सालों से की जा रही है, यू बीइंग एन एक्टिविस्ट जो वीगनिज़म को प्रमोट कर रहे हैं, वो इस दूध के कंजम्पशन को कैसे कम करना चाहेंगे? एक्शंस क्या हैं? प्रॉब्लम तो सबको पता है, एक्शंस क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? यार आई थिंक कि मैं ऑल्टरनेटिव्स पे विश्वास नहीं रखता है इतना, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि टेस्ट से ज़्यादा कंजम्पशन ये भ्रांतियों की वजह से ज़्यादा हो रही है कि भाई दूध नहीं पियोगे तो कमज़ोर हो जाओगे, कैल्शियम नहीं मिलेगा। तो मैं उस अवेयरनेस को ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ डेयरी इंडस्ट्री की गढ़ी हुई कहानी है, रिसर्च है कि भाई एक सिंपल सी बात है कि गाय भैंस को कैल्शियम दिया जाता है अलग से ताकि दूध में कैल्शियम आए, तो वो तो कैल्शियम आप भी बाहर से ले सकते हो। एक सेकंड दोबारा से बोले। गाय भैंस को कैल्शियम दिया जाता है, आप जो ये वेटनरी मेडिसिन वाली दुकान होती है वहाँ पे बड़े बड़े जग आते हैं कैल्शियम के, है ना, तो कैल्शियम दिया जाता है हाँ, एज अ फीड सप्लीमेंट कैल्शियम दिया जाता है, तो भाई आप ले लो सप्लीमेंट। एंड दूसरी बात, क्योंकि एक तो हमारा प्लांट बेस्ड सोर्सेज से हमें एनफ कैल्शियम मिल जाता है, दूसरा दूध से हड्डियां नहीं हो रही मजबूत, प्रोटीन कैल्शियम से नहीं हो रही हड्डियां मजबूत। लोग विटामिन D3 से डेफिशिएंट है, विटामिन D3 में डेफिशिएंट है, सनलाइट से लो। और आप देखो 50 की एज के ऊपर इंडिया में कोई लेडी कोई स्लिप करती है बाथरूम में, हड्डी टूट जाती है, क्यों भाई? उन्होंने तो पूरा दूध पिया था, क्या हुआ? मजबूत हड्डियों का। द ओनली थिंग इज आप दूध की ऐड देखोगे, क्योंकि एक लॉबी है, एक इंडस्ट्री है, अंडे की ऐड देखोगे, मीट की ऐड देखोगे, इनकी इंडस्ट्री है। आप कभी ब्रोकली की या तिल की इनकी ऐड नहीं देखोगे, कोई तिल की इंडस्ट्री नहीं है लेकिन उनसे हमें न्यूट्रिशन मिल जाता है। दूध उस समय सही था जब हमें कंप्लीट मील नहीं मिलती, किसान ने खेत में जाना है, मील नहीं है, टाइम नहीं है, फटाफट कौन सुबह खाना बनाया, दूध का गिलास पिया चला गया, दैट मेड सेंस। बच्चे के पास सुबह खाना नहीं है, दूध का गिलास पिया चला गया। अब जैसे जैसे हमारे देश में आर्थिक समृद्धि हुई है, हम तो कंप्लीट मील्स ले रहे हैं एंड स्टिल हम दूध ले रहे हैं, हम अपनी हेल्थ का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एंड अ लॉट ऑफ दूध हम ले रहे हैं प्रोसेस्ड फॉर्म में, चीज़ की फॉर्म में ले रहे हैं, नॉट गुड। दूध में मिलावट है वो तो खैर अलग ही लेवल है, दूध में हॉर्मोन्स है वो अलग लेवल की सब चीज़ें हैं, पर दूध बेसिकली हमारे लिए काम का नहीं। और कौन सा मैमल है जो दूध पीता है किसी और का बचपन के बाद? कोई भी नहीं है। तो यही अवेयरनेस मैं लोगों तक लाना चाहूँगा कि भाई देखो, इसकी आपकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको टेस्ट वाली चीज़ है, एडिक्शन है, तो ऑफ कोर्स देयर आर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। बट व्हाट अबाउट प्रोटीन इंटेक? आई मीन हमारे देश में, भारत में खासकर, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल एक एवरेज इंडियन थाली होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन कम होता है कंपैरेटिवली, जो एक वेजिटेरियन डाइट की मत मैं कर रहा हूँ। क्यों? जैसे हम राजमा चावल खाते हैं, हम हमेशा तो कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं। राजमा चावल हो गए, आपने छोले चावल हो गए, रोटी दाल हो गई, तो देयर इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन। बट एवरेजली अगर होलिस्टिकली देखा जाए तो बोलते हैं ना कि लाइक इंडियन की जो थाली होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं या फिर फैट्स ज़्यादा होते हैं, और प्रोटीन का आप सोर्स देख लो तो कम होता है। आप जिम जा रहे हो, आपका मैंने फिटनेस चैनल भी देखा था जिसमें आप पीपल वहाँ फिटनेस को प्रमोट कर रहे हो। अब जो वो हैं वो तो जो मतलब बेसिकली उसको चैनल को रन कर रहे हैं, जोगी जो हैं आपके, वो तो काफ़ी अच्छी फिजिक है उनकी। हाँ, वो तो प्रोटीन पाउडर लेता है, तो वो तो सप्लीमेंट। तो प्रोटीन पाउडर भी तो मिल्क से बना ना? नहीं, प्लांट बेस्ड आता है ना। ओके, पी प्रोटीन है, सोया। मतलब किसी को अगर देखो, अब हर किसी की फिटनेस की परिभाषा अलग रहेगी। अब जैसे उसको है, उसको फिट दिखना भी है, उसको बॉडी बनानी है, वो स्पोर्ट्स में था, वो मिस्टर इंदौर रह चुका है, तो उसको अपना प्रोटीन इंटेक उस तरह रखना है।
मुझे इस तरह रखना है कि जो मेरे डेली के फंक्शन है कि भाई मुझे फार्म में सारा दिन चलना होता है, डॉग्स को वॉक करानी होती है, ये करना है वो करना है, वो मेरे फंक्शन मैं केपेबल तरीके से कर पाऊँ बिना अगर वो ये दुख रहा है मैं थक गया वो ना हो, उतना प्रोटीन मुझे अपनी नॉर्मल डाइट से मिल जाता है। आपने कभी सुना है कि यार गुप्ता जी पूरे हो गए, प्रोटीन डेफिशिएंट थे? नहीं। बट ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ हो रहा है, हार्ट डिजीज़ हो रहा है, ये सुना होगा। बट बोलते हैं ना कि मसल्स वीक हो जाते हैं लेट 60s में या फिर अर्ली 60s में इंसान, लड़कों खासकर इंडियंस के। इसी का रीज़न यही है ना कि प्रोटीन इंटेक कम हो रहा है? नहीं, इसका रीज़न ये है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते लोग, प्रायोरिटाइज नहीं करते। आप कितने देख रहे हो जो लोग, तो वो जो बोलते हैं कि वेट के बार जितना आपका ग्राम वेट है उतने ग्राम का आपको प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए, मुझे तो लगता है वो अमेरिकन नॉनसेंस है। वो तो लाइक आई सेड फैलाई हुई भ्रांतियाँ हैं। बाकी समय बताएगा। देखो मतलब मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कि है अब कि मैं कोई प्रोटीन डेफिशिएंट हूँ, ऐसा तो नहीं है, टेस्ट में भी नहीं है और महसूस भी नहीं करता। ठीक है, इसके ऊपर कोई कमेंट ऑब्वियसली मेरे पास भी नहीं है क्योंकि मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। हाँ, डाइट ठीक रख लो ना। आपको लग रहा है कि आपका नॉर्मल दाल चावल से नहीं है, चावल की मात्रा कम कर दो, दाल बढ़ा दो, करेक्ट। अच्छा छोड़ो, मेरी सारी बातें छोड़ देते हैं। एक बात बताओ, आपने सड़क के साइड पे मजदूर देखे होंगे जो काम करते हैं, बहुत अच्छी बॉडी होती है, मैं समझ गया, बहुत अच्छी बॉडी है, एंड ठीक है वो वीगन नहीं है, पर आपको लगता है कि उनको इतने पैसे मिलते हैं कि रोज वो दूध घी मक्खन पनीर खा रहे हैं? दे आर बेयरली सर्वाइविंग। करेक्ट करेक्ट। क्यों? उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है और वो अपनी जो डाइट ले रहे हैं उसमें वो दैट इज़ अ प्राइमरीली वीगन डाइट। आप किसी के भी चले जाओ, आलू बन रहा होगा, कोई पीली दाल बन रही होगी, सबसे सस्ती वाली चावल बन रहे होंगे। तो हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात हो गई। अब डेमोग्राफिक, अब बेसिकली अगर आप इंडियन डाइट्स के बारे में अगर डिस्कस करते हैं ना, तो सबसे मैं आपको एक ये ग्राफ दिखाता हूँ, मेरा पॉइंट बोल देता हूँ मैं तब तक कि इंडिया के जो डेमोग्राफिक्स है ना उसके हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ़र्क में लाती हैं। आप ये वाला देखो, एक बार ये वाला देखो आप ना, इसमें आप देखो ये है कि कौन सा स्टेट इंडिया में नॉन वेजिटेरियन है। हाँ। और कौन सा, मतलब वही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो साउदर्न रीजन है उसमें ज़्यादा मीट, कोस्टल एरियाज जो है वहाँ पे ज़्यादा है। उसके पीछे का कारण भी ये है क्योंकि वहाँ पे फिश ज़्यादा होती है, सी फूड्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब इसके ऊपर क्या थॉट प्रोसेस है आपका? यार देखो, एक समय पे जब और कुछ उगाने का आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ मछली पकड़ के खा सकते हो और आपको जीना ही है तो खा लो मछली। पर अब आज ऐसा नहीं है ना। आज तो हम एक इंडस्ट्रियल सिस्टम में रह रहे हैं। हर जगह, वो लेह लद्दाख में भी 12 महीने हरी सब्जी मिल जाती है आपको, जो इतना कट ऑफ इलाका है। तो मैं नहीं मान सकता कि अगर केरल में कोई व्यक्ति है उसको मछली मिलेगी तो वो जिंदा रहेगा। अब आगे उसकी इच्छा है। तो कम से ज्यादा वीगन नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, ईमानदार तो हो सकता है बंदा। ये तो कह सकता है कि यार देखो मुझे दूसरे की सफरिंग से नहीं पड़ता फर्क, नहीं पड़ता मुझे फर्क। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप भी तो है, उसको नहीं पड़ता फर्क, उसको वो जिंदगी में लेने के लिए पैदा हुआ है। तो आप कह दो मैं ट्रंप जैसा हूँ, मैं नहीं हूँ बुद्ध जैसा, इसमें क्या है? है ना, अलग अलग आपका बिलीफ है। कई लोग लेने के लिए पैदा हुए हैं। कि बोलते हैं कि गाय जितना दूध बनाती है वो उसके बछड़े के लिए जितना उसके बछड़े को चाहिए वो ज़्यादा बनाती है, उससे ज़्यादा बनाती है। और अगर उसको नहीं हम कंज्यूम करें या फिर हम नहीं निकालें तो उससे गाय को प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने इसको बचपन में सुना था, इसको बैक ऑफ करने के लिए जब मैं पढ़ रहा था तो इसका आंसर क्या निकला था मैं आपको बता देता हूँ। येस इट इज़ ट्रू, इफ़ अ काउ प्रोड्यूसेस मोर मिल्क दैन व्हाट इज़ कंज्यूम्ड बाय हर काफ and not milk regularly, it can lead to health issues such as mastitis or decreased milk production, जनरल डिस्कम्फर्ट, बोलते पेन होती है। बराबर। तो इसका क्या आंसर है फिर? वो तो हमें निकालना पड़ेगा। हाँ देखिए, जो गाय है डोमेस्टिकेटेड पशु है ना, तो उसको इस तरह सेलेक्टिवली ब्रीड किया गया है कि वो ज़्यादा दूध दे अपनी क्षमता से ज़्यादा, तो वो तो हमने उसको ब्रीड इस तरह कर दिया। तो इसलिए अगर बछड़ा सारा दूध पी लेगा तो हो सकता है मर जाए, तो दूध आप निकालोगे। मैं ये कहता हूँ कि लेकिन जब एक आपने उस बछड़े को मार देना है या छोड़ देना है, क्योंकि वो आपके लिए एक डेड एसेट है,
है ना, मतलब आपको वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करके दे रहा, आपकी जो डेयरी है उसमें जगह ले रहा है ना, तो आप उसको निकालोगे, हर डेयरी वाला करता है। आपके क्यूरियन ने भी कहा था कि अगर डेयरी वाले ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। गाय जब दूध देना बंद कर देगी, उस क्यूरियन मतलब वो जो वर्गीस क्यूरियन थे, वाइट रेवोल्यूशन वाले, हाँ। गाय जब दूध देना बंद कर देगी या कम हो जाएगी यील्ड, तब भी आपको वो चुभेगी, क्योंकि भाई आप डेयरी का काम पैसों के लिए कर रहे हो। तो समस्या ये नहीं है कि आप जी दूध क्यों निकाल रहे हो, समस्या ये है कि जब आप बूढ़ी गाय को पाल नहीं सकते, जब आप उसके बच्चे को पाल नहीं सकते, तो आप उसको प्रेग्नेंट ही क्यों कर रहे हो। ब्रीड ही मत करो ना, ये मैं कह रहा हूँ। अब आपने ब्रीड कर दिया, प्रेग्नेंट कर दिया, ले लो दूध, अब उसके बाद मत करो ब्रीड, क्योंकि आपके पास बछड़े का समाधान नहीं है, क्योंकि आपके पास बूढ़ी गाय का समाधान नहीं है, और आप भैंस को काटने के लिए बेच रहे हो, तभी आपको सड़क पे कभी कोई भैंस नहीं दिखती। तो ये है ज़्यादा बड़ी जो क्रूरिटी है डेयरी इंडस्ट्री की। इंडिया बीफ का नंबर 1 नहीं, टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से है। क्यों है? इसीलिए ना, क्योंकि डेयरी वाले जो हैं, जब भैंस दूध देना बंद कर देती है, वहाँ भेज देते हैं कटने के लिए। आपने भी बोला कि लाइक दूध के लिए उनको ज़्यादा, उसके लिए भी थोड़ा सा उनको ब्रीड अलग तरीके से किया जाता है, ज़्यादा दूध निकालने के लिए। ऑफ कोर्स डोमेस्टिकेटेड ब्रीड है, तो जैसे कुत्तों को हम ऐसा बना दिया ना ब्रीड कर करके, भाई हमें तो फैशनेबल सा चाहिए, ऐसे पूडल जैसा चाहिए, सेलेक्टिवली ब्रीड करके वैसा बना दिया। सब्जियों को भी हमने सेलेक्टिवली ब्रीड किया है, करेक्ट। तो गाय को भी सेलेक्टिवली ब्रीड किया है, नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू कि उसको डिस्कम्फर्ट में तो नहीं है वो। जैसे आप देखो भैंस को देखो, इतने बड़े बड़े उनके थन हो जाते हैं, चला नहीं जाता। या जो एक गाय है, अपनी हड्डियों को घोल घोल के दूध बनाया जा रही है, उसको ब्रीड इस तरह कर दिया गया है, तो उसके लिए प्रॉब्लम है। आजकल एक ऐसी गाय भी आ गई ना, वो छोटी छोटी बिल्कुल जो डॉग के साइज की हैं। हाँ भाई, क्योंकि किसी ने कह दिया आपको घर में गाय रखनी चाहिए, बड़ी गाय कोई रखेगा नहीं। हाँ, तो वो ब्रीडेड है क्या? हाँ ऑफ कोर्स, वो तो बोलते हैं वीडियोस में कि नहीं ब्रीड नहीं है, नेचुरल ऐसा कुछ है। गाय है ही डोमेस्टिकेटेड पशु, जंगल में थोड़ा गाय होती है। आपको जंगल में कहाँ ये गाय सरवाइव कर सकती है हमारे वाली। तो वो छोटी वाली के साथ क्या हुआ है फिर? उसके वो मुझे देखो ब्रीडिंग का प्रोसेस नहीं पता, पर जैसे पग बना दिया उन्होंने, देखो भेड़िए से आए कुत्ते और आज आपको पग भी दिखता है, वो भेड़िए जैसा तो नहीं दिखता, बना दिया ना उन्होंने, एक एक करके तो बना दी गाय भी ऐसी। मैंने आपको एक वीडियो देखा था फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर कंट्रोवर्सी जो आपको हुई है। कंट्रोवर्सी कुछ भी नहीं है उसमें, लोग उसको कंट्रोवर्सी बता रहे हैं। क्वेश्चंस क्या थे मतलब उसके ऊपर, कि आपके क्या सवाल हैं, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है वहाँ पे? सवाल ये है देखो, कि उन्होंने अपने वीडियो में वो खूब गौ सेवा की बात कर रहे थे, गौ माता की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ उनका घी का काम उन्होंने शुरू किया। भाई घी दूध से बनेगा, फिर वही बात आ गई, दूध गाय देगी जब प्रेग्नेंट होगी। बछड़े का क्या करोगे? मैंने ये कहा कि बछड़े का क्या करोगे, बूढ़ी गाय का क्या करोगे? और हो सकता है भाई आप एक मार्वलस इंसान हो, आपका तेज है दिमाग, आपके पास है जवाब, तो वो जवाब लोगों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि भारत भर की डेयरियां जो हैं, लाखों गाय बछड़े सड़क पे छोड़ रहे हैं, उनको भी मिल जाएगा ना आंसर। आप गौ सेवा को तो कर दो, तो कोई जवाब सार्वजनिक नहीं आया। मुझे उन्होंने ये कहा कि जी हम आपके काम का सम्मान करते हैं, आपके काम को सपोर्ट करना चाहेंगे। मैंने कहा जी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, गॉड प्रोवाइड्स, मुझे आंसर्स चाहिए, और वो मुझे प्राइवेटली ऑन अ फ़ोन कॉल नहीं चाहिए, आप सार्वजनिक दे दो। उनके वीडियोस पे भी तो लोग कमेंट्स कर करके पूछ रहे हैं कि क्या करोगे बछड़ों का। तो एज अ बिजनेस आप ट्रांसपेरेंसी करो थोड़ी। तो अमूल वगैरह भी तो, उनके साथ भी तो यही प्रॉब्लम होती है फिर। सेम हमने किया था कैंपेन, कुछ साल हो गए, क्लीन मिल्क करके हमारा कैंपेन था, हर डेयरी कंपनी से हमने पूछा था, आज तक एक ने भी जवाब नहीं दिया। अमूल का तो देखो सिंपल ही है ना, कॉप आउट, कि हमारे पास अपनी गाय नहीं है, हम तो कोऑपरेटिव हैं, हम तो इधर उधर से लेते हैं। करेक्ट। तो पूछ दो ना अपने उनसे, डेयरी वालों से। और दूसरी बात ये आपको मैं बताता हूँ, ये जो नेशनल डेयरी बोर्ड है, NDDB या हाँ वन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, डोंट कोट मी ऑन द नेम, उनकी एक कॉमिक है कि एक हरिया किसान गाय को बेचने ले जा रहा होता है मंडी, क्योंकि वो दूध नहीं दे रही होती। फिर गाय रोना शुरू हो जाती है, वो कहती है कि तुमने मेरे का ध्यान नहीं रखा, ठीक से ध्यान रखते तो मैं दूध देती रहती। फिर वो उसका दिल जाग जाता है, वापस ले जाता है। तो हरिया किसान जो गाय दूध नहीं दे रही थी, उसको मंडी में काहे बेचने जा रहा था? कौन खरीदेगा ऐसी गाय? देखना। तो आई मीन, ना वो जवाब देना चाहते हैं, ना लोग जवाब सुनना चाहते हैं, है ना। फिर वो वाली बात है
क्योंकि अभी तो हम इग्नोरेंट है भाई, खा लो पिज्ज़ा, फिर आँख देखी मक्खी कैसे निकली जाएगी। वर्ड्स में काफ़ी अच्छे हो आप रॉबिन जी। पर मतलब एक्चुअली मेक्स मोर सेंस नाउ, क्योंकि क्या हुआ था, मुझे मेरे एक टीम मेंबर ने बताया था कि लाइक ऐसे ऐसे करके एक सवाल किया है फ्लाइंग बीच से आपने। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया था कि उन्होंने पहले क्यों नहीं किसी और लोगों से क्यों नहीं पूछा। अमूल भी तो करता है, वेर का भी तो करता है, बाकी मिल्क की इतनी ज़्यादा अलग अलग वो हैं। मेरे को नहीं पता था वाइट, आपका वाइट क्या है उसका क्लीन मिल्क हमने किया था कैंपेन। वो भी उससे पहले हमने खास एक अमूल के लिए वीडियो बनाया था, उन्होंने पन्ने काले करके हमें एक लीगल नोटिस भेज दिया कि कर दो डाउन। तो हमने कर दिया कि कौन जाएगा गुजरात धक्के खाओ कोर्ट में, है ना, फिर वहाँ चलती भी बहुत है उनकी, तो कौन जाए। तो हमने वीडियो डाउन कर दिया। उसके बाद हमने एक सिंपल वो कहा कि ठीक है, हम सभी डेयरी वालों से पूछ रहे हैं, ये हमारे सवाल हैं, हम कुछ कह नहीं रहे हैं, आप हमें जवाब दे दो, बस बता दो भैंस कहाँ जाती है, गाय कहाँ जाती है बूढ़ी, और बछड़े कहाँ जा रहे हैं। आंसर शायद अब हम सबको पता ही है, लेकिन वो ये है कि लेके नहीं जाना चाहते हैं उस टेंजेंट में हम अपने दिमाग को। क्योंकि हम सुविधावादी हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव हो गया ये पॉडकास्ट। मेरे लिए तो एटलीस्ट। और ठीक है, हम एंड ही करना चाहेंगे यहीं पे। मेरे को बस जाते जाते आपसे ये सवाल पूछना है, पीपल फार्म के बारे में मैंने आपसे ज़्यादा पूछा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस कर रहे हो अपने लेवल पे, और क्योंकि मुझे काफ़ी मुश्किल से आपका समय मिला है, मैं चाहता नहीं था कि मैं दोबारा से आपसे वही सवाल पूछूं जो अपनी वीडियोस में कर रहे हो, और फिर मतलब वो तो आप कर रहे हो ना, मतलब एक चैनल है उसके लिए। बस मेरे को ये जानना है कि रॉबिन जी, आपका कोई वारिस नहीं है, मतलब यू डोंट हैव एनी चाइल्ड और समथिंग। आपको क्या लगता है कि लाइक व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पीपल फार्म नाउ? यार देखो, फ्यूचर जो इमीडिएट की अगर हम बात करें तो इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ हम जो कर रहे हैं। हमारा ये गोल था टू हेल्प एनिमल्स हील एंड बी हर्ड। हील करने के लिए अब हमने एक हॉस्पिटल खोल लिया, पहले यहीं पे क्लिनिक था, अब वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हो गया है। तो मुझे लगता है कि वो जगह है मेरे जाने के बाद भी चल सकती है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। अब टू हेल्प देम बी हर्ड, जिसके लिए हम अवेयरनेस करते हैं। अब हमने एजुकेशन भी आ गया, अब हम बच्चों के लिए कार्टून बना रहे हैं, उसमें हम कोई वीगनिज्म और वेजिटेरियनिज्म की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल सोशल इमोशनल लर्निंग की बात कर रहे हैं, एम्पैथी की बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डिफाइंड है। तो ये इमीडिएट फ्यूचर है। आगे ये जगह कैसी चलती रहेगी, ये सवाल मेरे दिमाग में भी है। एंड आई थिंक मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनका ऐसा ही ड्रीम हो कि हमें कुछ ऐसा करना है, लेकिन इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो कि उन्हें सैलरी नहीं चाहिए, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉयज़ तो हमारे पास सारे हैं। मुझे को फाउंडर लेवल वाले लोग चाहिए जिन्हें तनख्वाह नहीं चाहिए, जो पीपल फार्म पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं बनेंगे, अपने आप को सस्टेन कर सकें। हाँ, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि एक ऐसी जगह वो बिल्ड कर पाएँ। तो ऐसे लोग आएँ, जुड़ें, मुझे भी आंसर मिलेगा। अभी कौन है मतलब हाईएस्ट हायरार्की में यहाँ पे? अभी देखो, को फाउंडर्स तो हम दो ही हैं, मैं हूँ, शिवानी है ना, हम दो वॉलंटियर्स हैं, हम सैलरी नहीं लेते। बाकी तो हर कोई पेड। तो आपका खुद का खर्चा कैसे निकलता है फिर? गॉड प्रोवाइड्स। मेरा लाइक देखो ना, जिस बिजनेस में मैंने यूएस में जो मैंने शुरू किया था, मैं उसमें भी इन्वॉल्व हूँ। ओके, है ना, बड़ा मेरी मिनिमल सी इन्वॉल्वमेंट है। हाँ। तो मतलब सोर्स ऑफ इनकम आपका वहाँ से, हाँ, जितना आपको सस्टेन करने के लिए चाहिए उतना आपका चलता रहता है कि सोचना नहीं पड़ता मेरे को, मतलब अपना समय मैं पूरा पीपल फार्म को दे सकता हूँ। आपका यहाँ पे ऑपरेशंस कैसे चलता है, आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, लाइक रॉबिन जी का दिन पीपल फार्म में कैसा निकलता है? देखो, मेरे मल्टीपल रोल्स हैं। फर्स्ट तो जो मेरा सीईओ का रोल है। ओके, आप सीईओ भी, आप ये कह दो सीईओ ऐसे लगता है टॉप पे, मैं आउटर मोस्ट सर्कल हूँ, हर किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायरा है, मेरा सबसे बाहर वाला है। तो जो काम किसी और से छूटेगा वो मेरे सर पे आएगा, है ना। उसके अलावा जो मैं डायरेक्टली कुछ डिपार्टमेंट्स देखता हूँ, वन ऑफ देम इज फर्मेंट्स, जो हमारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, जिससे हम एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी जनरेट करते हैं, एंड दूसरा हम लोगों को अवेयर भी करते हैं, क्योंकि हमारे हर प्रोडक्ट पे लिखा है कि 100% प्रॉफिट्स विल बी डोनेटेड टू आवर एनिमल रेस्क्यू। तो जो बंदा पीनट बटर या कंबूचा में इंटरेस्टेड है, अब सडनली उसको लगता है वाह यार, मैं तो एनिमल से भी जुड़ गया किसी तरह ना,
तो मैं फर्मेंटेशन डिपार्टमेंट देखता हूँ, कम्बूचा वाला। उसके अलावा मैं मीडिया जो डिपार्टमेंट है उसको डायरेक्टली हेड करता हूँ, एंड देन मैं मीडिया में कंटेंट राइटर भी हूँ। ओके। तो ऐसे मल्टीपल हैट्स आई वियर। आपका वो कैसे प्रोडक्ट्स कैसे चल रहे हैं? अच्छा है, मतलब हमारे को लाइक कई चीज़ें हमारी लोगों को बहुत ही पसंद है। एक हमारा चिवड़ा है वीगन स्नैक के नाम से, वो बहुत पसंद है। पीनट बटर फॉर डॉग्स, वो पसंद है। कम्बूचा लोगों को बहुत पसंद है, तो कम्बूचा इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर्स। और प्राइसिंग वगैरह आपकी वैसी ही है, तो लाइक जो नॉर्मल बाहर के प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर ऐसा कुछ आपने हमने थोड़ा कम ही रखा है कि कहीं लोगों को, मतलब लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हेल्दी प्रोडक्ट्स जो हैं इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में ये है कि कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक नहीं है, सिर्फ जो हर्ब्स हम उगाते हैं वो ऑर्गेनिक है। उसके अलावा सारे प्रोडक्ट्स आर होममेड एंड प्रिजर्वेटिव फ्री। तो मिनिमली प्राइस है। हाँ ये है कि आपको एक इतना प्राइस रखना पड़ता है कि भाई अमेज़ॉन की कमीशन के बाद और शिपिंग कॉस्ट के बाद और सबकी सैलरीज वगैरह निकलने के बाद हम कुछ जो है अपने रेस्क्यू में डोनेट कर पाएँ। ठीक है। आप बाकी तो आपको सब कुछ सब जानते ही हैं। बाकी आप अगर कुछ और कहना चाहते हैं जाने से पहले, हाँ एक सवाल मेरा आ गया कि कितने हम जितने व्यूअर्स हैं वो आपको देख के, या तो आपको पहली बार देख रहे होंगे या फिर आपको पहले से देखते होंगे, घर पे बैठ के वो खुद क्या कर सकते हैं ऐसा कुछ जो आपको लगता है कि एक सही डायरेक्शन होगी जहाँ पे आपका एक कॉज है उधर जाने के लिए? यार देखो, फिर अगेन थोड़ा सा लंबा आंसर है। मुझे लगता है कि आपको पता होता है कि विच इशू टग्स एट योर हार्ट स्ट्रिंग्स, आपको उसके बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि आपको एक इमोशनल फीडबैक चाहिए होता है ना। ठीक है, आपने सफरिंग कम करनी है, पर वो सफरिंग ज़रूरी नहीं कि पशुओं की हो, है ना। वो लोग हैं जो ओल्ड एंड अबैंडन्ड हैं, वो लोग हैं जो डिसेबल्ड हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, सेक्स क्राइम विक्टिम्स हैं, हर किसी, बड़े सारे लोग हैं, बड़े सारे पशु हैं जिन्हें सपोर्ट की आवश्यकता है। तो आप अपनी एबिलिटी के अनुसार और अपने सर्कमस्टेंसेस के अनुसार देखो कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वो ढूंढना हाथ पैर आपको मारने पड़ेंगे कि क्या आप किसी के साथ वॉलंटियर करो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या खुद कुछ करो। मुझे लगता है पशुओं के साथ थोड़ा इसलिए आसान है कि पेचीदगी कम है। इंसानों के साथ काम करने में थोड़ी पेचीदगी, थोड़े सिस्टम्स आपको चाहिए। आप रैंडमली जाके किसी की मदद नहीं करना सकते कि आओ मैं आपकी मदद कर दूं, है ना। लोग फ्रीक आउट ही कर देंगे, भाई तुम कौन हो। तो आप पशुओं की कर रहे हो, पशुओं में भी कुत्तों से क्यों शुरू करना। आप घर में एक मिट्टी का बर्तन है, उसमें पानी रख दिया, चिड़िया आ सकती है, दाना डाल दिया, यहाँ से शुरू करो। दैट वेरी स्मॉल फर्स्ट स्टेप वो आपको इंस्पायर करेगा आपका सेकंड स्टेप लेने के लिए। और अगर आप नहीं भी लेते, इट गिव्स यू एजेंसी। आज की डेट में होपलेसनेस एक इतनी बड़ी समस्या है जिस बारे में कोई खासा बात नहीं कर रहा, क्योंकि सब कुछ पॉलिश्ड और इंस्टाग्राम पे सब कुछ सेक्सी होना चाहिए, यू नो, लाइक चमक दमक, गाड़ी में तो हैप्पी हूँ। होपलेसनेस है, और होपलेसनेस इसलिए है बिकॉज पीपल डोंट हैव एजेंसी। लोगों को पता नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। तो वो छोटा कदम लो जो आप कर सकते हो। और रोटी आप कैसे खाते हो, नो, पहली गराई खाते हो, तो पहली गराई तोड़ते हो, तो दाना डालो किसी को, भाई पानी रखो, घर के आगे पायदान रख दो, कुत्ता आगे सो जाए, ऐसा चीज़ें करो। मेक्स मोर सेंस नाउ। ठीक है रॉबिन जी, मेरे को बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। लोग आपको कहाँ ढूंढ सकते हैं सोशल्स में, अगर आप कुछ बोलना चाहें? पीपल फार्म की सर्च कर लें तो जो पीपल फार्म काम करता है वो निकल आएगा। पीपल फार्म के अपडेट्स भी आ जाएंगे। और अगर स्पेसिफिकली जो मैं करता हूँ, मैं बात करता हूँ फार्म फर्मेंटेशन फिलॉसफी और अब फिटनेस, तो वो लोकेट रॉबिन की सर्च करेंगे तो निकल आएगा। ठीक है रॉबिन जी, ओके, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। एंड आई रियली मीन इट। आपने जो बात करी, आपने जो सवाल पूछे, मेरे को मैं सोचने पे मजबूर हुआ, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू रॉबिन जी। मेरा यही मकसद था, मेरा यही रीज़न था आपसे बात करने का।